हेलो एवरीवन, आप लोगों का एक बार फिर से ज्ञान सूत्र अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी 2025 में जो पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको डिस्कस करेंगे। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, टोटल 92 क्वेश्चंस है जिसको हम लोग यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, वीडियो थोड़ी लंबी होगी। आप वीडियो को 1.25x पर देख सकते हैं और बाकी इस वीडियो के में आपका पॉलिटी का अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा, है ना। अगर आपने पॉलिटी पहले से पढ़ रखा है तो आपको पॉलिटी का एक ओवरव्यू मिल जाएगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। एक्सप्लेनेशन आपका बाइलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। क्वेश्चन जो है वो आपका इंग्लिश में है, बट एक्सप्लेनेशन जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही रहेगा। तो चलिए हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाकी हाँ, एक चीज आप ध्यान में रख सकते हैं, इसका पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है क्या कि विच हु अमंग द फॉलोइंग अथॉरिटी एक्ट एज अ वाइस चेयरमैन ऑफ द कंसर्न्ड जोनल काउंसिल, कि जोनल काउंसिल के वाइस चेयरमैन के रूप में कौन एक्ट करता है रोटेशन बेसिस पर, ठीक है, फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो देखिए जोनल काउंसिल अगर आपको पता है तो फिर आप इसका आंसर कर सकते हैं। देखिए जोनल काउंसिल की अगर बात करें तो ये होता क्या, ये एक तरह का एडवाइजरी काउंसिल है। ये एक तरह का क्या है, एडवाइजरी काउंसिल है ना। ये एक तरह का एडवाइजरी काउंसिल है। अगर बात और करें जोनल काउंसिल की तो ये स्टेट और यूटी से मिलकर के बना होता है। तो हमारे जितने भी स्टेट और यूटीज हैं उनसे मिलकर के जोनल काउंसिल बना हुआ है। अगर जोनल काउंसिल की बात करें इंडिया में कितने हैं तो 5 है, और ये डायरेक्शन के बेसिस पे नाम है। तो ये है ईस्ट जोनल काउंसिल, वेस्ट जोनल काउंसिल, नॉर्थ हो गया, साउथ जोनल काउंसिल हो गया, और एक जो है आपका सेंट्रल जोनल काउंसिल है। इसके अलावा एक नॉर्थ ईस्ट काउंसिल होता है। देखिए वो जोनल काउंसिल नहीं है, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल है, क्योंकि आपको पता है नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए लॉस थोड़े से डिफरेंट रहते हैं, तो वहां पर नॉर्थ ईस्ट काउंसिल है। क्लियर है, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो हमारा 5 जोनल काउंसिल हो गया। अब एक और चीज समझ लेते हैं। जैसा यहां पर जो वाइस चेयरमैन की भी यहां पूछा है, वाइस चेयरमैन, तो वाइस चेयरमैन जो है ये होते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। क्योंकि जोनल काउंसिल कई सारे स्टेट या यूटी से मिलकर के बना होता है, तो उसके जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो रोटेशन पीरियड पर 1 ईयर के लिए होते हैं वाइस चेयरमैन। आपसे पूछ सकता है कि चेयरमैन कौन होंगे, तो इसके अगर चेयरमैन की बात करें तो चेयरमैन होते हैं होम मिनिस्टर। कौन होते हैं, तो चेयरमैन आपका होता है होम मिनिस्टर। और हमारे होम मिनिस्टर कौन है अभी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसमें कितने शेड्यूल्स थे। देखिए ये क्वेश्चन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से अक्सर सवाल आता है एग्जाम में, तो आप इसको डिटेल में जरूर पढ़ें। आगे भी आपको 2-3 क्वेश्चन मिलेगा। यहां फिलहाल क्या है, तो कितने शेड्यूल्स थे, तो शेड्यूल्स की अगर बात करें तो यहां पर टोटल 10 शेड्यूल्स थे। एक क्वेश्चन और जो पूछा जाता है इससे, वो है इसमें कितने सेक्शंस होते हैं, तो 321 जो है इसमें सेक्शंस थे। कितने थे, तो ये आपका 321 सेक्शंस थे, ध्यान में रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है इन विच ईयर वॉज द इंडियन प्रेस एक्ट, है ना, अ लॉ दैट ग्रांटेड द गवर्नमेंट एक्सटेंसिव पावर टू कंट्रोल द प्रेस इन इंडिया। कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक्ट जो है वो प्रेस कंट्रोल पर जो है, ठीक है, गवर्नमेंट को एक्सटेंसिव पावर ग्रांट करता है कि वो प्रेस को कंट्रोल कर सकती है। और आपको ईयर ऑप्शन देख सकते हैं। तो बेसिकली जिस समय है ना मिंटो वॉइसरॉय थे यहाँ पर, है ना, उस समय ये आया था, और ये आया था 1910 में, 1910 में जो है लॉर्ड मिंटो के टाइम में आया था। और इसका जो मेन एम था ना, जो आपका याद होगा कि स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, है ना, तो स्वदेशी मूवमेंट के, है ना, मूवमेंट जो है, स्वदेशी आंदोलन जो है, उसके एक्सपेंशन को रोकना जो है इसका काम था, ठीक है, उसको कर्टेल करना जो है इसका काम था, एम था। क्लियर है, तो ये ध्यान में रखेंगे। अच्छा आप लोग अगर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि स्वदेशी मूवमेंट कब शुरू हुआ था, कौन सा ईयर में, जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। अगला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज कंसिडर्ड अ कंपोनेंट ऑफ द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब देखिए यहां पर कह रहा है कि कौन सा जो राइट है वो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, है ना, का पार्ट है, या इसका कंपोनेंट कंसिडर किया जाता है। अब एक चीज समझिए, ये जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है ना, पर्सनल लिबर्टी, ये आता है हमारा किस में, ये आता है आर्टिकल 21 में, ठीक है। और ये
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे डाइवर्स है ना, सबसे डाइवर्स आर्टिकल है। इसमें टाइम टू टाइम नए नए कंपोनेंट ऐड किए जा रहे हैं और आगे भी इसमें बहुत सारे कंपोनेंट ऐड होंगे, ठीक है। तो इसमें कौन सा है, क्या राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच? नहीं, ये तो बिल्कुल अलग राइट है, ये तो होगा ही नहीं, है ना। राइट टू इक्वालिटी? नहीं, ये अलग राइट है, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी? ये भी अलग राइट है ना। और यहां है राइट टू प्राइवेसी, बिल्कुल ये राइट टू प्राइवेसी जो है वो आपका कंपोनेंट है आर्टिकल 21, यानी कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का। अच्छा, राइट टू प्राइवेसी जो ये कब ऐड किया गया? देखिए, एक केस था, और ये केस भी याद रखेंगे, पुट्टा स्वामी, है ना। तो एक केस था पुट्टा स्वामी केस, ठीक है। पुट्टा स्वामी वर्सेस, है ना, यूनियन ऑफ इंडिया केस 2017 का ये केस है। और इसी के बाद राइट टू प्राइवेसी को जो है वो आर्टिकल 21 के अंदर जो है वो ऐड कर दिया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, इफ अ नेशनल इमरजेंसी इन प्लेस अंडर आर्टिकल 352, कि 300, आपको पता है कि आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी है ना। वहीं आपको 356 और 360 भी पता होना चाहिए। 356 में आपका, है ना, और 360 इसमें कौन सा है, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आर्टिकल 356 में कौन सा इमरजेंसी है और 360 में कौन सा है। देखिए, आर्टिकल 352 में जो नेशनल इमरजेंसी है, इसमें पूछा यह जा रहा है कि पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड द टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, के लेजिस्लेटिव असेंबली के टर्म को वो कितना बढ़ा सकता है, ठीक है। तो अब ये कितना बढ़ा सकता है एट अ टाइम, है ना। तो एट अ टाइम ये बढ़ा सकता है आपको 1 साल के लिए, ठीक है। ये से फर्दर भी ये इंक्रीज कर सकता है, नेशनल इमरजेंसी के केस में ये फर्दर भी इंक्रीज हो सकता है, लेकिन फिर क्या होगा कि इसे अप्रूवल लेना होगा, ठीक है। फर्दर इंक्रीज करने के लिए इसे अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। ऐसे अप टू 1 ईयर तक जो है वो इसे एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बाकी आपको पता होगा 300 जैसे 56 की बात हो रही थी, तो यहां पर आपको प्रेसिडेंट रूल की बात होती है। इसमें हमारा क्या हो गया, ये प्रेसिडेंट रूल की बात करते हैं, ठीक है ना, राष्ट्रपति शासन की। और ये बात करता है ना, फाइनेंशियल इमरजेंसी, है ना, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड द स्टेट फाइनेंस? कौन सा अमेंडमेंट एक्ट जो है स्टेट फाइनेंस कमीशन को स्टेब्लिश करता है, कॉन्स्टिट्यूट करता है? तो ये कौन सा, देखिए आप जो स्टेट फाइनेंस एक्ट की अगर बात करेंगे, यहां पर अमेंडमेंट देखते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा कौन सा अमेंडमेंट, ये हो जाएगा 73rd अमेंडमेंट एक्ट। कौन सा अमेंडमेंट हो जाएगा, 7। आपको पता होगा 73rd अमेंडमेंट 1992 में आया, किससे रिलेटेड है ये आपको पता होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यहां से क्वेश्चन तो आते ही है, ये पंचायत से रिलेटेड, पंचायती राज से रिलेटेड है ना। क्लियर हो रहा है, तो पंचायती राज से रिलेटेड है, ठीक है। और ये जो स्टेट फाइनेंस कमेटी बनी थी, इसका काम क्या है, इसका काम था कि जो पंचायत है इसके फाइनेंशियल स्टेटस को, है ना, इसके फाइनेंशियल स्टेटस को जो है वो रिव्यू करेगा, ठीक है। और वो स्टेट गवर्नमेंट को उसकी रिपोर्ट करेगा। क्लियर है, तो ये आपका स्टेट फाइनेंस कमीशन जो स्टेब्लिश हुआ 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। इसमें पंचायत और साथ में म्युनिसिपैलिटीज के भी जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसको रिव्यू करेगी कौन, स्टेट फाइनेंशियल फाइनेंस कमीशन। क्लियर है, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन को देखते हैं हमारा, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विच एक्ट इनेक्टेड इन 1919, 1919 में कौन सा एक्ट कह रहा है, इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ डायरकी इन द प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया? कह रहा है कि 1919 में कौन सा एक्ट आया जिसने, है ना, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस के अंदर जो है, ठीक है, डायरकी को जो है ना, एक जिसको हम लोग द्वैध शासन बोलते हैं हिंदी में, उसको इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। अब देखिए यहां कौन सा एक्ट होगा, तो ऑब्वियसली 1919 में हमें पता है कि 2 एक्ट आया था, एक रॉलेक्ट एक्ट और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। रॉलेक्ट एक्ट आपको पता होगा, है ना, कि ये अलग एक्ट था। इसमें आपको पता होगा कि ये डिटेंशन लॉ, डिटेंशन से रिलेटेड ये एक्ट था, जिसमें किसी भी भारतीय को, है ना, जो है बिना किसी वारंट के अरेस्ट कर लिया जा सकता है, ये, है ना, 2 साल के लिए, 2 ईयर बेसिस पर, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल अलग एक्ट था, है ना, इसको लेकर के रॉलेट सत्याग्रह भी हुआ था। यहां पर जो ये डायरकी इंट्रोड्यूस किया गया था, ये था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1919 का एक्ट था, है ना। इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं इस एक्ट को, इसको हम लोग जो है मॉन्टेग, है ना, इसको हम लोग कहते हैं मॉन्टेग, है ना, चेम्सफोर्ड, है ना, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड, है ना, चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के भी नाम से जानते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, इसको हम लोग मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। क्लियर है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने जो है प्रोविंस के अंदर डायरकी को इंट्रोड्यूस किया, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, और साथ में सेंटर के अंदर, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है, सेंटर के अंदर जो है बाय कैमरलिज्म, है ना,
किसको इंट्रोड्यूस किया? तो बाय कैमरलिज्म को जो है ये इंट्रोड्यूस किया। क्लियर है? ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी इंपॉर्टेंट है, कुछ चीजें आपको इसमें ध्यान में रखनी होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले साल। अच्छा, आप यहां पर एक चीज जरूर मुझे बताएंगे, इन दोनों में मॉन्टेग और चेम्सफोर्ड में, है ना, ये दो अलग नाम है। मॉन्टेग और चेम्सफोर्ड, आपको ये बताना है कि कौन सेक्रेटरी था और कौन वाइसरॉय था। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। खैर, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड है? ठीक है, यहां पर है क्या, यहां आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यहां पर आपका उसका नोडल मिनिस्ट्री दिया हुआ है। आपको बताना है कि ये कौन सा सही है। देखिए, यहां पर लिखा हुआ है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि दिया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो पार्ट होता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ का। ये होम अफेयर्स नहीं होगा, ये हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ठीक है, लॉ एंड जस्टिस इसके मेंबर होते हैं। अगला है नेशनल कमीशन फॉर एससीज, है ना, जो एनसीएससीज है। क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आता है? बिल्कुल नहीं, ये गलत है। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर नहीं आता, ये भी ऑप्शन आपका गलत है। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ, है ना, ये आता है सोशल जस्टिस, है ना, सोशल जस्टिस एंड जो आपका एम्पावरमेंट है ना, तो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। क्लियर है? ठीक है, अब अगला है इंटर स्टेट काउंसिल, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्या आता है? नहीं, इंटर स्टेट ये भी गलत है आपका, ये ऑप्शन में गलत है। मिनिस्ट्री जो इंटर स्टेट काउंसिल है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर नहीं आता है। अब आप लोग के लिए ये क्वेश्चन रहा, कमेंट में बताएंगे कि ये जो है किसके अंदर आता है। चलिए, खैर मैं ही आपको बता देता हूं फिलहाल। तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। अब अगला जो हमारा बच गया, ऑब्वियसली यानी ये तीन ऑप्शन गलत है, तो अगला ऑप्शन सही होगा। जो यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन के अंदर आता है। क्लियर है? तो ये आपका ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, अब एक चीज यहां पर ध्यान रख सकते हैं, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशन है, इसी के अंडर, है ना, हमारा एसएससी भी आता है। जो हम लोग एसएससी का एग्जाम देते हैं वो इसी के अंडर आता है ना। यूपीएससी तो आता ही है, हमारा जो सीबीआई है वो इसी के अंडर आता है, हमारा, है ना, सीआईसी जो है वो इसी के अंदर आता है ना। ये सब चीजें जो है ये सारे डिपार्टमेंट इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, चलिए इसका मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, कुछ 5-6 मिनट का वीडियो रहेगा, जिसमें आपको सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नोडल मिनिस्ट्री की मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं हमारा। तो अगला सवाल है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया is related to establishment of National Commission for Backward Classes, है ना, यानी कि एनसीबीसी जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है, तो कौन सा अमेंडमेंट जो है वो एनसीबीसी के, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल एस्टेब्लिशमेंट की बात करता है। ठीक है, बेसिकली इसका एस्टेब्लिशमेंट नहीं कही, यहां पर इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था, लेकिन बात वही है। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास जो अमेंडमेंट्स हैं, तो ये इसका आंसर क्या होगा, पहले मैं वो बता देता हूं, फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा था 86th अमेंडमेंट। ठीक, सॉरी सॉरी, ये 86 नहीं है, ये हमारा है ये अमेंडमेंट, आई थिंक मुझे जहां तक याद आ रहा है, ये आपका है अमेंडमेंट, है ना, 102nd अमेंडमेंट। 86th अमेंडमेंट एक्चुअली मैं इसको अलग से डिस्कस करूंगा। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें थी, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ गए। तो ये हमारा हो गया 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018 का ये एक्ट था, जिसके थ्रू क्या किया गया, एनसी, देखिए ये ऑर्गेनाइजेशन पहले से था एनसीबीसी, लेकिन इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया और एक आर्टिकल ऐड किया गया, वो हमारा था 338 बी, है ना, 338 बी एक आर्टिकल ऐड किया गया। ठीक है, जिसके अंदर इसको रखा गया है। क्लियर है? 338 ए भी है ना, और 338 भी आर्टिकल है। ठीक है, एक आर्टिकल आपका इसमें 338 भी है और 338 जो ए भी है। ठीक है, 338 जो है वो अभी हमने देखा था नेशनल कमीशन फॉर, ये एससीज की बात करता है, ये नेशनल कमीशन फॉर एसटी की बात करता है, और ये आपका हो गया नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की बात करता है। ठीक है, तो ये तीनों ही आर्टिकल आपको ध्यान में रखना है। वैसे इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चंस आई थिंक आएंगे। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहां पर और क्या क्या अमेंडमेंट्स दिए हुए एक बार जल्दी से देख लेते हैं। देखिए, आपका 86th अमेंडमेंट की बात हो रही थी, तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर इसके थ्रू आर्टिकल 21 ए को ऐड किया गया था, ये मैं इसकी बात कर रहा हूं। 21 ए ये किससे है ना, तो ये आपका होगा
राइट टू एजुकेशन, ठीक है, याद होगा अगर आपको, राइट टू एजुकेशन जो है वो यहीं से है, ठीक है। तो राइट टू एजुकेशन जो है आर्टिकल 21A में आता है और 86th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ही इसको ऐड किया गया था, क्लियर है, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो है इसी अमेंडमेंट के थ्रू जो हमारा 51A है, ये किससे, फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है। तो इसमें जो 11वां फंडामेंटल राइट्स है, जिसको हम लोग है ना 51K बोलते हैं, है ना, वो आपका 51A का जो के है वो ऐड किया गया, ठीक है। इसको आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर स्पेस की भी थोड़ी कमी है, तो आगे से रिलेटेड क्वेश्चन जहां पर हम लोग इसको 86th अमेंडमेंट एक्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक और आप इसको बस जान लीजिए, 104th अमेंडमेंट एक्ट जो आया था, ये किससे रिलेटेड है, तो ये आपका रिलेटेड था कि SC ST का जो रिजर्वेशन है ना, ये जो है आपका SC है ना, SC एंड ST का जो रिजर्वेशन है ना, रिजर्वेशन है किसमें, लोकसभा के अंदर, है ना, उसको, ठीक है, लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो SC ST का जो रिजर्वेशन है उसको बढ़ाया गया, फिर से एक्सटेंड किया गया 10 साल के लिए, ठीक है। तो ये उससे रिलेटेड है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। और 84th अमेंडमेंट, ये भी जान लीजिए, 84th अमेंडमेंट एक 2001 जो है, ये किससे है, तो इसमें बेसिकली क्या हुआ था कि लोकसभा और जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, इन दोनों का जो कॉन्स्टिट्युएंसीज है ना, इन दोनों के जो है ना संसदीय क्षेत्र जिसको बोलते हैं ना, है ना, कॉन्स्टिट्युएंसीज जो है, ठीक है, कॉन्स्टिट्युएंसीज जो है, ठीक है, इसको फ्रीज कर दिया गया, ठीक है, कब तक के लिए, 2026 तक के लिए। कहने का ये मतलब है कि आप जब एक इलेक्शन होता होगा तो आप सुनते होंगे कि ये लोकसभा एक संसदीय क्षेत्र के बारे में आप सुनते होंगे, ठीक है, कि ये एक यहां से एक जो है कैंडिडेट खड़ा होगा इस क्षेत्र से, फिर दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंसी से दूसरा खड़ा होगा, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो उसका जो है ना, अब वो आपको होता है कि सेंसस के बाद जो है, जनगणना के बाद जो है उसको चेंज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो पॉपुलेशन के बेसिस पे होता है तो वो चेंज किया जाता है। लेकिन फिलहाल इसको फ्रीज करके रखा हुआ है 2026 तक, इसके बाद ही इसमें अब चेंजेस होगा, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि हु हैज द पावर टू अपॉइंट द सेंसस कमिश्नर टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन, है ना, कह रहा है कि किसके पास पावर है सेंसस कमिश्नर को, ठीक है, अपॉइंट करने की, सेंसस कमिश्नर को अपॉइंट करने की, क्या करने के लिए, टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन ऑफ द पर्सन बिलोंगिंग टू एसटी कम्युनिटीज इन द स्टेट, ठीक है, कि स्टेट के अंदर एसटी कम्युनिटीज के पॉपुलेशन को एस्टिमेट करने के लिए जो है सेंसस कमिश्नर को कौन अपॉइंट करेगा, इसका पावर। ये एक्चुअली अभी स्टेट ऑफ गोवा बिल 2024 आया था, उसमें ये पॉइंट रेज हुआ था, ठीक है। तो पहले भी ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था और अभी भी ये पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या, है ना, 2, क्लियर है, यानी कि बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट इज गवर्न। अब ज्वाइंट सिटिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए कुछ चीजें, ठीक है। देखिए, पहला ज्वाइंट सिटिंग के बारे में ये आपको पता होना चाहिए कि इसको बुलाता कौन है, ठीक है, इसको बुलाता है प्रेसिडेंट, है ना, कौन बुलाता है, प्रेसिडेंट, ठीक है। ज्वाइंट सिटिंग की अगर बात करें, ठीक है, तो देखिए इससे रिलेटेड 2 आर्टिकल है ना, कितने आर्टिकल है, 2, मतलब ये 2 आर्टिकल के तहत बुलाया जाता है, 2 कंडीशन है इसको बुलाने के। एक होता है आर्टिकल 87 और एक होता है आर्टिकल 100। बहुत लोगों ने सिर्फ 108 सुना होगा, ठीक है, बट ये 87 और 108 दोनों ही केस में बुलाया जाता है, ठीक है। इसको और डिटेल हम लोग पॉलिटी के क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अच्छा, यहां पर बुलाता प्रेसिडेंट है, लेकिन इसको प्रिसाइड कौन करता है, बोले इसके ऑफिसर कौन होते हैं ना, तो ये सॉरी, तो ये प्रिसाइड कौन करता है ना, इसको प्रिसाइड करते हैं ये हमारे जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं, ठीक है, स्पीकर इसको प्रिसाइड करता है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ज्वाइंट सिटिंग, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हमारा कौन हो जाएगा, यह क्वेश्चन क्या था, द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट इज गवर्न बाय द रूल्स ऑफ, तो ये लोकसभा है ना, ये लोकसभा के रूल से गवर्न होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर्स, ठीक है, बिल 2024, ये करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर अमेंडमेंट बिल आया था 2024 में, ये मॉडिफाई करने की बात करता है लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का, ठीक है, कौन से स्टेट के अंदर। तो ये बिल एक्चुअली आया था, ये ओडिशा से रिलेटेड, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है तो आपको ये डायरेक्ट याद होना चाहिए, है ना, तो ये ओडिशा के अंदर लाया गया था, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा
हाउ मेनी डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि कितने जो हमारा डीपीएसपी है, ठीक है, ऐड हुआ था 46th अमेंडमेंट एक्ट 1946। अब इसके बारे में हमने है ना कई बार डिस्कस किया अलग अलग वीडियोस में। जो 42nd अमेंडमेंट है ये इंदिरा गांधी के टाइम में आया था। ये इमरजेंसी आपको पता होगा, ये इमरजेंसी के टाइम में आया था, ठीक है। ये है ना इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, है ना, इसको हम लोग मिनी कॉन्स्टि है ना ट्यूशन है ना भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इंदिरा गांधी ने इसमें है ना इस अमेंडमेंट में बहुत सारे चेंजेस कर देते हैं। इन्होंने इसमें है ना प्रीएम्बल को चेंज किया, मतलब प्रीएम्बल में चेंज कर दिया। इन्होंने 40 आर्टिकल्स को अमेंड कर दिए, है ना, क्योंकि बहुत बड़ा बात है, ठीक है। 40 आर्टिकल्स को जो है इन्होंने अमेंड कर दिया, ठीक है, इसको अमेंड कर दिया। 14 न्यू आर्टिकल्स इन्होंने ऐड किए, ठीक है, 14 न्यू आर्टिकल्स जो है इन्होंने ऐड किए, ठीक है। तो बहुत सारे चेंजेस इन्होंने कर दिए थे, ठीक है, और यही कारण है कि इसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। क्लियर है? अब यहां पर पूछा है कि अब जो नए आर्टिकल्स ऐड हुए थे उनमें से कितने आर्टिकल्स डीपीएसपी से रिलेटेड है, यानी कि डीपीएसपी में कितने नए ऐड किए गए। तो देखिए ये जो डीपीएसपी में ऐड हुआ था वो टोटल 4 हुआ था। कि कौन से हुए थे ये जान लीजिए। तो टोटल 4 हुआ था। एक जो आर्टिकल है 39 है ना, 39 पहले से था। 39 के अंदर एक सब क्लॉज ऐड किया गया एफ, ठीक है, 39 एफ ऐड किया गया। एक अलग से आर्टिकल ऐड किया गया जो 39, ठीक है, ए के नाम से जाने जाता है, ठीक है, 39 ए है ना, जो इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की बात करता है, ठीक है। फिर हमारा क्या है, एक 43 ए है, ठीक है, ये ऐड किया गया। और एक हमारा 48 है ना ए ऐड किया गया। थोड़ा बस इसको ओरली समझ लेते हैं, जान लेते हैं। देखिए 39 एफ किससे रिलेटेड है? तो जो बच्चे हैं यानी कि चिल्ड्रंस हैं उनके हेल्दी डेवलपमेंट से रिलेटेड ये आर्टिकल है ना, कि चिल्ड्रन के हेल्दी डेवलपमेंट से रिलेटेड ये आर्टिकल था, उससे रिलेटेड बातें कही गई, है ना। 39 ए तो बहुत फेमस है। यहां पर इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना स्टेट की ड्यूटी है, ये कहा गया। 43 ए में क्या कहा गया कि जो वर्कर्स हैं उनको मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट किया जाए, यानी कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट जो है वो 43 ए में बात की गई। और 48 ए में क्या बात की गई कि जो इन्वायरमेंट है, जो हमारा इन्वायरमेंट है ना, उसके सेफगार्ड है ना, इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट के सेफगार्ड, उसकी इंप्रूवमेंट, इसकी बात की गई 48 ए में। तो ये 4 जो है डीपीएसपी ऐड हुए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है ना, 42nd अमेंडमेंट एक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है सुप्रीम कोर्ट जजेस द सुप्रीम कोर्ट जजेस रिमूवल मोशन मस्ट बी साइंड बाय ना डैश मेंबर ऑफ लोकसभा और डैश मेंबर ऑफ राज्यसभा। कि मतलब जो सुप्रीम कोर्ट जज का जो रिमूवल होगा, ठीक है, रिमूवल मोशन जो कि हम लोग लोकसभा के अंदर लेकर के आते हैं, ठीक है, तो वो जो है वो कितने लोकसभा मेंबर और कितने राज्यसभा मेंबर के द्वारा वो साइंड होना चाहिए, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, ये आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अगर लोकसभा मेंबर की बात करें तो 100 यानी कि 100 लोकसभा मेंबर और 50 जो है राज्यसभा मेंबर या तो साइन। अच्छा दोनों में से किसी हाउस में ये जो है ये लाया जा सकता है, यानी कि जो इनको रिमूवल का जो मोशन है वो आपका दोनों ही हाउस में लाया जा सकता है, यानी कि लोकसभा या फिर राज्यसभा, दोनों में से आप कहीं भी ला सकते हैं, ठीक है। बाकी कंडीशन यहां दिया हुआ है कि 100 मेंबर्स का साइन होना चाहिए अगर लोकसभा में लाते हैं, और राज्यसभा में अगर आप लाते हैं तो 50 मेंबर का सिग्नेचर चाहिए, ठीक है। क्लियर है? अच्छा सुप्रीम कोर्ट के जज का जो रिमूवल है, ठीक है, ये कौन से आर्टिकल में आता है? तो आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो की अगर बात करें तो आर्टिकल 124 में ये शुरू होता है, और 124 में इनके अपॉइंटमेंट और रिमूवल के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो 124 का जो क्लॉज 4 है, ठीक है, उसमें ये मेंशन है। क्लियर है? ये क्लॉज 4 में मेंशन है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है 1950, है ना, कह रहा है कि चीफ मिनिस्टर बिसाइड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सॉरी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, व्हाट वाज द नंबर ऑफ अदर जजेस इन सुप्रीम कोर्ट। कह रहा है कि 1950 में जब सुप्रीम कोर्ट बनी, कब बनी, जरा बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट जो हमारा है ये बना आपका, ये कब बना था, 26 जिस दिन हमारा जो है क्या था, रिपब्लिक डे, है ना, और जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को ये स्टेब्लिश हुआ, ठीक है। बाकी इसकी फंक्शनिंग जो शुरू हुई है ना, फंक्शनिंग जो इसकी शुरू हुई, ठीक है,
फंक्शनिंग इसकी शुरू हुई थी, ये हुई थी 28 जन से, ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट 28 जन से जनवरी से स्टार्ट हो गया। तो 18 जन 1950 से ये इसकी फंक्शनिंग शुरू हुई। अच्छा, इसके फर्स्ट जज कौन है, जो पॉइंट आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तो फर्स्ट जज यानी फर्स्ट चीफ जस्टिस, बेसिकली मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे, तो वो थे, है ना, एच जे कानिया, ठीक है, एच जे कानिया, ठीक है, इनके बारे में याद रखिएगा, ठीक है, एच जे कानिया है। अच्छा, आप लोग ये बता सकते हैं कि फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थी, ठीक है, क्या ये है कोई, और है तो उनका नाम क्या है, ये आप लोग बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज जो क्वेश्चन था इसमें कि ये जब 1950 में सुप्रीम कोर्ट बना तो चीफ जस्टिस के अलावा यहां पर और कितने जजेस थे, तो टोटल देखिए 8 था और 7, यानी कि चीफ जस्टिस के अलावा पूछा जा रहा है तो वो आपका हो जाएगा कितना, 7 हो जाएगा। क्लियर है, यानी टोटल स्ट्रेंथ कितना था, 8। अब देखिए, तो सुप्रीम कोर्ट 1950 में जब बनी तो उस समय टोटल स्ट्रेंथ कितना था, 8 था, ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ, है ना, शॉर्ट में लिख रहा हूं टीएस, टोटल स्ट्रेंथ 8 था। प्रेजेंट में अगर बात करें, है ना, यानी कि अभी हम प्रेजेंट की बात करें तो अभी टोटल स्ट्रेंथ कितना है, ठीक है, तो प्रेजेंट में अगर टोटल स्ट्रेंथ की बात करें तो ये 34 है, यानी कितने हो सकते हैं, 34, 34 हो सकते हैं। अब इस 34 में जो है 33 नॉर्मल जज होगा और एक हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑब्वियसली वो सीजेआई है, यानी कि चीफ जस्टिस वो हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा टोटल जो स्ट्रेंथ है वो है। देखिए, कंफ्यूज इसमें नहीं करना है, टोटल स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि इतने हो सकते हैं, करेंटली कितने हैं ये अलग क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में बताएंगे कि अभी सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं। देखिए, अगेन ये टोटल स्ट्रेंथ की बात है कि इतने हो सकते हैं, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितने टोटल जजेस हैं, है ना, चीफ जस्टिस को लगा करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या है, which of the following does not come under the power of governor of a state in India। कह रहा है कि कौन सा जो है वो गवर्नर के पावर में नहीं आता है। देखिए, अगर आपने गवर्नर के बारे में कुछ भी पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली आंसर कर सकते हैं। अच्छा, आप लोग बता सकते हैं कि गवर्नर जो है वो कौन से आर्टिकल में आते हैं, ठीक है, गवर्नर से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, ठीक है। अब देखिए, जब आप गवर्नर के पावर की बात करेंगे, इनके पास लेजिस्लेटिव पावर है, बिल्कुल है, ठीक है, इनके पास है ना एग्जीक्यूटिव पावर भी है, ठीक है, इनके पास डिस्क्रिशनरी पावर भी होता है, ये ऑब्लिगेटरी पावर कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा फिलहाल, अच्छा एक सेकंड, मैं आंसर आपका, हाँ, तो देखिए, इनके पास ये सारे पावर्स तो होते ही हैं, तो ये कोई ऑब्लिगेटरी पावर जो है ये नहीं होता, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑब्लिगेटरी पावर, ऐसा कोई पावर नहीं। देखिए, लेजिस्लेटिव पावर क्या है, जैसे गवर्नर, आप सुनते होंगे कि गवर्नर जो है वो बिल को रिजर्व, है ना, रिजर्व करके रखता है प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है, तो बिल को रिजर्व कर सकता है, ये लेजिस्लेटिव पावर में आता है। एग्जीक्यूटिव पावर की बात करें तो आप जानते हैं कि, है ना, अपॉइंट यही करते हैं, ठीक है, तो अपॉइंट का काम, अपॉइंट, है ना, सीएम और उसके काउंसिल्स को, ठीक है, काउंसिल का अपॉइंटमेंट ये करते हैं। डिस्क्रिशनरी पावर की अगर बात करें तो जैसे कि प्रेसिडेंट रूल रेकमेंड करने का, है ना, तो ये रेकमेंड, है ना, प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट रूल, ठीक है, ये जो है ये भी उनके डिस्क्रिशनरी पावर में आता है। इनके अलावा इनके और भी पावर होते हैं, जैसे इनके पास जुडिशियल पावर भी होगा, ठीक है, आप देखते होंगे कि जो आप जुडिशियल पावर में जैसे ये सुप्रीम, सॉरी, हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं, इसके बाद पार्डन ये ग्रांट करने का राइट्स इनके पास होता है, ठीक है। इसके अलावा इनके पास फाइनेंशियल राइट्स भी होते हैं, ना, फाइनेंशियल राइट्स भी होते हैं, ठीक है, तो ये सारे पावर इनके पास होते हैं, ऑब्लिगेटरी कोई पावर नहीं है, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन परमिट्स द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन। कह रहा है कि कौन सा जो इसमें से आर्टिकल है, ठीक है, जो विमेन के लिए और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजन, है ना, परमिट करता है, स्टेट जो है विमेन और चिल्ड्रन के डेवलपमेंट के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, है ना, तो वो जो है क्या वो स्पेशल प्रोविजंस, है ना, बना सकता है। तो ये जो है ये बेसिकली फंडामेंटल राइट्स के अंदर दिया हुआ है, ये कौन सा है, ठीक है। देखिए, यहां लिखा है आर्टिकल 21(5), देखिए ऐसा कोई आर्टिकल है नहीं, 21 में कोई सब क्लॉज 5 है नहीं, ठीक है, तो ये होगा नहीं। आर्टिकल 19 में आपको पता है कि फ्रीडम वाली बात है, इसमें हमें पता है कि यहाँ जो है वो बहुत सारे तरह के फ्रीडम की बात करता है, ठीक है, फ्रीडम की बात करें, कितने तरह के, 6 तरह के फ्रीडम की इसमें बात की गई है 19 में, ठीक है। तो 19 और 19, खासकर 19 में तो और भी चीजें हैं, तो 19(1) में जो है उसमें स्पेसिफिकली 6 तरह के फ्रीडम की बात की गई है, ठीक है। खैर, तो ये आर्टिकल आपका अलग है।
अब आते हैं आर्टिकल 14। ये तो हमें पता है कि ये हमारा क्या है, ये राइट टू है ना, ये आपका राइट टू इक्वालिटी से रिलेटेड है, ठीक है, समता का अधिकार जिसको बोलते हैं, हमारा राइट टू इक्वालिटी से रिलेटेड है। अब आता है, बचता है आर्टिकल 15 का है ना, 15 का क्लॉज 3। बिल्कुल ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आप आर्टिकल 15 की अगर बात करेंगे तो उसमें टोटल 6 क्लॉज हैं। कितने क्लॉज हैं आर्टिकल 15 के अंदर अगर हम बात करें तो 6 क्लॉज हैं, ठीक है, 6 क्लॉज है ना, जिसमें से 15 का ये जो 3 है ये बात करता है क्या, स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन के बारे में, ठीक है। अच्छा आप लोग ये कमेंट में बताएंगे कि आर्टिकल 15 जो है वो किससे रिलेटेड है, यानी कि आर्टिकल 15 किसकी बात करता है, ठीक है। उनके क्लॉज की मैं नहीं पूछ रहा हूं, आप बस हमें आर्टिकल बताएं कि 15 किस चीज की बात करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टिगेटिंग कंप्लेंट्स ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। कह रहे कि ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड अगर कोई कंप्लेन है, ठीक है, उसके वायलेशन से रिलेटेड कोई कंप्लेन है तो कौन इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता है। ऑप्शन देखिए, देखिए सबसे पहले ये ऑप्शन तो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, भाई ये तो करेगा, ठीक है, इसका तो काम ही करना, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ठीक है, ये भी करता है, ठीक है, देखिए अगर वुमेन से रिलेटेड अगर है तो वही नेशनल कमीशन फॉर वुमेन आएगा। ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट भी करता है, ठीक है। ये जो इंटरनेशनल ह्यूमन कमीशन है ना, ये नहीं करेगा, यानी आंसर हमारा यही हो जाएगा, ठीक है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। अच्छा एक दो बात यहां पर आप जान लीजिए, ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। जैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की अगर बात करें तो ये कब स्टैब्लिश हुआ, ये बार बार पूछता है। ये 12 ऑफ अक्टूबर 1992, 1992 जो है, सॉरी नहीं, ये आई थिंक 1993 में हुआ था, 1992 में विमेन का हुआ है। हाँ, तो आपका ये विमेन की अगर बात करें तो ये हुआ 31 जैन 1992 में हुआ। क्लियर है। और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट इसकी बात करें, देखिए ये ऑर्गेनाइजेशन था पहले, बाद में जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, ये दोनों एक्चुअली अलग हुए 2004 में। तो ये दोनों सेपरेटली बने, पहले ये दोनों एक ही था, तो ये सेपरेटली बना 2004 में, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। क्लियर है, ठीक है, पहले 1990 में बना था लेकिन वो एक मिक्स था, दोनों का मिक्स था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने इससे रिलेटेड आपको आर्टिकल बताया था कि ये आपका 338 में है आर्टिकल, और इसका आर्टिकल है 338, वो 338 था और ये 338 ए है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइंस प्रिंसिपल फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन, कि कौन सा आर्टिकल जो है वो जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क की बात करता है। अब देखिए जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क की बात अगर करें तो ये कहां, देखिए 41 जो है ये बात करता है राइट टू वर्क की, ठीक है, ये क्या बात करता है, राइट टू वर्क की बात करता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो ये 41 जो है वो राइट टू वर्क की बात करता है, 41, और 42 हमारा किसकी बात करता है, ये बात करता है जो यहां पर क्वेश्चन है कि जस्ट एंड, ये तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क की बात जो है वो आर्टिकल 42, आपको पता है ये सब डीपीएसपी है, ठीक है। अच्छा यहां पर दो और आर्टिकल हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं क्योंकि डीपीएसपी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आर्टिकल 46 की अगर मैं बात करूं, ये क्या बात करता है, तो ये बात करता है कि जो हमारे यहाँ एससी है ना, एसटी और जो वीकर सेक्शन है, ठीक है, जो भी वीकर सेक्शन है सोसाइटी के अंदर, ठीक है, उनके एजुकेशनल है ना सेक्शन है, ठीक है, तो उनके है ना, उनके उनके एडुकेशन, ठीक है, उनके है ना एजुकेशन की बात करें है ना, एडुकेशन है ना, और इनके इकोनॉमिक है ना, सॉरी है ना, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की है ना, इकोनॉमिक इंटरेस्ट के प्रमोशन की बात करता है, इकोनॉमिक है ना इंटरेस्ट है ना को प्रमोट करने की है ना, प्रमोशन की बात करता है। बात समझ में आ रही है, ये ध्यान में रखना है। क्लियर है, तो क्या हो गया, एससी एसटी और जो भी वीकर सेक्शन है उनके एजुकेशन है ना, इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करने की बात करता है आर्टिकल 46। ये स्टेट की ड्यूटी, आपको पता है डीपीएसपी जो कि आपका किसमें आता है, पार्ट 4 में आता है, ठीक है, और उसमें ये स्टेट को कुछ है ना ड्यूटीज दी गई हैं, ठीक है, ये उनकी ड्यूटी है। अच्छा 48 किससे रिलेटेड है, 48 रिलेटेड है बहुत सिंपल, ये आपका जो एग्रीकल्चर है ना जो आपका एग्रीकल्चर है, ठीक है, और इसके अलावा है ना एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, तो ये आपका एनिमल है ना
हस्बेंड्री से रिलेटेड है, ठीक है। तो हस्बेंड्री से रिलेटेड है, ध्यान में रखेंगे। तो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड है। इससे रिलेटेड आपको आगे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। करेक्ट, इसमें से ये सारे आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है जो ऑप्शन में आपको दिया गया है। कौन सा सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की बात करता है? सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमने पीछे बात की कि इसका स्टैब्लिशमेंट कब हुआ, अभी आप लोग कमेंट में बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट कब स्टैब्लिश हुआ, ठीक है। ये स्टैब्लिश कब हुआ, है ना। टोटल्स का स्ट्रेंथ कितना होता है, बात समझ में आ रही है। और सुप्रीम कोर्ट को के जज के रिमूवल जो है वो कैसे होता है, इस सब के बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां जो पूछा है कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, देखिए यहां पर आपको कुछ चीजें, कुछ आर्टिकल इसमें से जो एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर आर्टिकल, ठीक है। एक तो ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड पूछा जाता है, तो ये हमारा कौन से आर्टिकल में हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा आर्टिकल 31, है ना, 131। तो 131 ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की बात करता है। 130 है ना की अगर बात करें, ये किस चीज की बात करता है? देखिए आपको इसमें जो ध्यान में रखना है बेसिकली, वो एक तो 130 ध्यान में रखना है, ये सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करता है, सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करता है। इसके अलावा अगर बात करें, ठीक है, देखिए यहां पर अगर 35 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो 35 आपका बात करता है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर ऑफ, है ना, सुप्रीम कोर्ट की बात करता है ना, ये उसमें है। और 34 में देखिए यहां पर इसमें ना 30, 132, 133 ये सब जो है एक ही टॉपिक की बात करते हैं, वो मतलब बेसिकली केस अलग है, लेकिन ये आपका बात करता है एपलेट ज्यूरिसडिक्शन की। ये किसकी बात करता है? तो हमारा बात करता है ये एपलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ, है ना, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, आप लोग कमेंट बॉक्स में, अगर आप वीडियो वॉच कर रहे हैं अभी तक, तो आप जरूर कमेंट करें, ठीक है। इससे आपका भी रिवीजन होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्या कि जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है, ठीक है, उनके वेकेशन, उनके रेजिग्नेशन, उनके रिमूवल फ्रॉम ऑफिस जो है, इन सबको मेंशन किया गया है कौन से आर्टिकल में, ठीक है। यहां पर देखिए सारे ही आर्टिकल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बात है कि इस पहले ये समझ लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये है आर्टिकल आपका 94 में लोकसभा के स्पीकर के वेकेशन, उसके रेजिग्नेशन और उसके रिमूवल, इन सब की बात की गई है, ठीक है। बात करते हैं यहां पर, है ना, हमारा पहले अब 84 को समझ लेते हैं। 84 किसकी बात करता है? तो ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इसके, है ना, क्वालिफिकेशन की बात करता है। तो क्वालिफिकेशन, है ना, ऑफ, है ना, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसकी बात करता है। आर्टिकल अगर 70 की बात करें, तो ये प्रेसिडेंट के फंक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। ये किससे रिलेटेड आपको पता होगा। 70 जो आपका 52 जो है वहां से शुरू होता है, ठीक है। और फिर आपका जो 62 तक तो प्रॉपर उनके बारे में है, ठीक है। फिर उसके बाद भी कुछ कई आर्टिकल्स हैं जो प्रेसिडेंट के फंक्शन की बात करता है, ठीक है। तो खैर यहां पर आपका प्रेसिडेंट के फंक्शन से रिलेटेड है ना, ये ध्यान में रखेंगे। फिलहाल ये प्रेसिडेंट के फंक्शन से रिलेटेड है ना, उसके फंक्शन, उनके कार्य से रिलेटेड है, ठीक है। आर्टिकल 101 की अगर बात करें, ये किससे रिलेटेड है? तो ये भी सीट वेकेशन से रिलेटेड है, बट ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का है, ठीक है। ये मेंबर ऑफ सीट वेकेशन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उससे रिलेटेड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैं सारे ही ऑप्शन को आपको अच्छे से डिस्कस कर दे रहा हूं ताकि आप, है ना, ये आपका अच्छे से रिवाइज हो पाए। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर, कह रहा है कि एडजुडिक्शन ऑफ इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि अगर इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है, यानी कि आप जानते हैं कि रिवर जो है वो कोई एक पर्टिकुलर स्टेट में नहीं बल्कि कई सारे स्टेट से फ्लो होती है, तो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट जो इंडिया में बहुत कॉमन है, ठीक है। तो कह रहा है कि इसको रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है, कह रहा है कि इसको रिजॉल्व जो है कौन से आर्टिकल के तहत ये रिजॉल्व होता है, ये इश्यू रिजॉल्व होता है, ठीक है। तो देखिए ये आपका होता है आर्टिकल 262। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखिएगा कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट जो है ना, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है और जो भी उसका है ना प्रोसीजर है, वो आर्टिकल 262 के अंदर है। बाकी बात करते हैं, यहां पर 210 है, ये बात करता है, ये किसकी बात करता है? ये बात करता है लैंग्वेज ऑफ, है ना, लेजिस्लेचर। ये लेजिस्लेचर के लैंग्वेज की बात करता है ना, ठीक है। आर्टिकल 258 की अगर बात करें, ये किस चीज की बात करता है? तो 258 बात करता है ना, पावर ऑफ यूनियन, है ना, ये बात करता है क्या? तो पावर ऑफ यूनियन, है ना, टू कन्फर, है ना, टू कन्फर, ठीक है,
टू कन्फर पावर टू स्टेट। ठीक है, ये बात करता है कि पावर ऑफ यूनियन टू कन्फर सर्टेन पावर टू बेसिकली होगा स्टेट। क्लियर है, ये बात करता है इसकी 258 है ना। अगर बात करें 215, ये किसकी बात करता है, तो 215 बात करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है 215, इसको आप जरूर याद रखें। ठीक है, ये बात करता है कि हाई कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, ये बात करता है हाई कोर्ट टू बी, है ना, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। ठीक है, एक तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है। ठीक है, उसी तरह हाई कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो है ये भी बात करता है, या बात करता है 215 में। अच्छा, क्या आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो है वो कौन से आर्टिकल के तहत कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया emphasize the provision of just and human condition। ये जस्ट अभी हमारा आया था। ठीक है, जस्ट एंड ह्यूमन, अब यहां पर एक चीज ऐड हुआ है एंड मैटरनिटी लीव्स, बिल्कुल ये भी ध्यान में, तो दोनों एक ही में। तो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया था आर्टिकल 42 को, जिसमें जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन की बात है और मैटरनिटी लीव, तो आप ये भी ध्यान में रखेंगे, इसमें मैटरनिटी लीव के बारे में भी मेंशन है। ठीक है, क्लियर है, मैटरनिटी लीव ऑब्वियसली सबको समझते ही होंगे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहां पर जो कुछ आर्टिकल हमने 39 की, अगर 39 को तो वैसे हम लोग जानते भी हैं। ठीक है, 39 के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अच्छा यहां पर और क्या क्या चीजें हैं, देखिए यहां पर 39 में मैंने आपको कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि इसमें 6 सब क्लॉज हैं, जिसमें 39 ए बी सी डी इस तरह से करके, तो थोड़ा सा एक बार उसको कुछ कुछ जान लेते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं 44 और 47 आपको बता देता हूं। ठीक है, 44 बहुत सिंपल है। 44 की बात करें तो ये बहुत फेमस है, ये किससे रिलेटेड है, यूसीसी, है ना, बात समझ में आ रही है, ये किससे रिलेटेड है, यूसीसी से रिलेटेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला उसके बाद हमारा जो है आर्टिकल 47 है। तो 47 की अगर बात करें तो 47 किससे रिलेटेड है, ये इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये है क्या कि ये स्टेट की ड्यूटी है टू क्या, टू रेज, है ना, ये स्टेट की ड्यूटी है टू रेज न्यूट्रिशन, है ना, टू रेज न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड, है ना, एंड स्टैंडर्ड, है ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, है ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, एंड इम्प्रूव, है ना, इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, ये स्टेट की ड्यूटी है। कहने का ये मतलब हो गया कि ये आर्टिकल 47 कहता है कि ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो न्यूट्रिशन लेवल को बढ़ाए। ठीक है, वो लोगों के जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको इंक्रीज करे, और पब्लिक हेल्थ को जो है वो इंक्रीज करे, उसको इंप्रूव करे। ठीक है, ये स्टेट की ड्यूटी है। ठीक है, और इसको लेकर के जो भी काम है वो जो है वो स्टेट करेगी। ठीक है, ये हो गया। अब थोड़ा 39 की बात कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए 39 में कुछ आर्टिकल जो है, कुछ जो क्लॉज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 39 में 6 क्लॉज हैं, एक है हमारा क्या 39 ए है। ठीक है, ये बात करता है मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, एडिक्वेट मीन्स ऑफ, है ना, ये बात करता है लाइवलीहुड की, है ना, ये क्या बात करता है, तो लाइवलीहुड की बात करता है, ये ध्यान में रखेंगे। फिर हमारा 39 बी है। ठीक है, 39 बी जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स की बात करता है ना, ये बात करता है डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, ऑफ मटीरियल गुड्स, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटीरियल गुड्स की बात करता है। ठीक है, तो गुड्स की बात करता है, ये ध्यान में रखना है। फिर हमारा 39 सी है। ठीक है, 39 सी किसके बात करता है, वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन की, है ना, धन का जो, है ना, वेल्थ का जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, वो ना हो। ठीक है, वो इसकी बात करता है, कॉन्सेंट्रेशन की बात करता है, ये ना हो। ठीक है, इसकी बात करता है कौन, तो 39 सी करता है। फिर 39 डी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये बात करता है इक्वल पे, है ना, इक्वल पे, है ना, फॉर इक्वल वर्क की बात करता है, मेन और विमेन दोनों के लिए। ठीक है, तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात करता है। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा हमारा जो है 39F हमने पीछे डिस्कस किया है, अब आप लोग कमेंट में बताएंगे 39F किससे रिलेटेड है, हमने कुछ क्वेश्चन पहले किया था। ठीक है, और हमारा लास्ट जो बचता है इसमें 39E है, ये बात करता है किसका, तो हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स की बात करता है। ये क्या बात करता है, ये बात करता है हेल्थ एंड स्ट्रेंथ, है ना, स्ट्रेंथ ऑफ, है ना,
ये वर्कर की बात करता है। क्लियर है? तो ये ध्यान में रखेंगे। ये हो गया हमारा, हमने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब बढ़ते अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्ट्रक्ट द स्टेट टू इंश्योर राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस। हमने जस्ट पीछे डिस्कस किया था कि आर्टिकल 41 जो है वो राइट टू वर्क की बात करता है। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया, राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस जो है वो आपका आर्टिकल 41 में। देखिए इसमें आप राइट टू वर्क याद रखेंगे, ये दोनों आपका ध्यान में रह जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें और जो आर्टिकल्स, जैसे हमने 47 डिस्कस कर लिया, जस्ट ऊपर डिस्कस किया, हमने 48 को भी पहले डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब हमारा यहां पर एक बचता है जो 45, जिसको हमने नहीं डिस्कस किया है। ठीक है, तो आर्टिकल 45 किससे रिलेटेड है? तो ये है हमारा क्या, कि जो अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर है ना, ये किससे रिलेटेड है? तो ये हमारा हो गया अर्ली चाइल्डहुड केयर। ये स्टेट के लिए, सारे ही स्टेट के लिए, डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, क्लियर है? तो अर्ली चाइल्डहुड है ना, केयर प्रोवाइड करना ये स्टेट की ड्यूटी है ना। उसके अलावा है ना एजुकेशन है ना, फ्री एजुकेशन, बेसिकली एजुकेशन टू चिल्ड्रन ना, चिल्ड्रेन है ना बिलो, आपका बिलो 6, ठीक है, 6 ईयर। तो ये स्टेट की ड्यूटी है, ये आपका 45 में। तो हमने डीपीएसपी के लगभग आर्टिकल को डिस्कस कर लिया, जो एक दो आर्टिकल और होगा वो भी आगे के क्वेश्चन में डिस्कस हो जाएगा। कह रहा है कि कितने फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किए गए 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। तो कितने फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की, टोटल अभी फंडामेंटल ड्यूटीज कितने हैं? अगर टोटल की बात करें तो टोटल अभी हैं 11। ठीक है, जो आपका 42nd अमेंडमेंट में ऐड किया गया था उसमें कितने ऐड किए गए थे? 10 ऐड किए गए थे। ठीक है, अब यहां पर आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे दो चीजें। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है ना कौन सी कमिटी थी? ठीक है, कमिटी कौन सी थी आपको ये बताना है। ठीक है, तो ये आपको कौन सी कमिटी थी, ठीक है, ये बताना है कौन सी कमिटी थी। ठीक है, और जो आपका 11th फंडामेंटल ड्यूटी है वो कब ऐड होगा? मैंने पीछे ही आपको इसको डिस्कस किया। 11th फंडामेंटल ड्यूटी जो है कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कह रहा है कि हु इज कंसिडर्ड एज द रियल एग्जीक्यूटिव स्टेट। ये क्वेश्चन कई लोगों को कंफ्यूज कर दिया होगा। बहुत सारे लोगों ने एग्जीक्यूटिव पढ़ा होगा तो उन्होंने जो है गवर्नर, क्योंकि स्टेट के अंदर जो एग्जीक्यूटिव है वो गवर्नर को कहा जाता है ना। लेकिन यहां पर जब रियल एग्जीक्यूटिव कहेगा तो वो कौन सा होगा? वो चीफ मिनिस्टर होगा। ठीक है, देखिए एग्जीक्यूटिव के अंदर आपका चीफ मिनिस्टर भी आता है, आपका गवर्नर भी आता है, आपका प्राइम मिनिस्टर, आपका जो पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो सब एग्जीक्यूटिव के अंदर आता है। तो स्टेट के अंदर रियल एग्जीक्यूटिव कौन है? तो वो तो चीफ मिनिस्टर होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला है कि स्टेट में कह रहा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है किसको लेकर के? ठीक है, तो ये जैसे ये चीज हम लोकसभा के भी केस में पढ़ते हैं। ठीक है, तो वहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है पार्लियामेंट को लेकर के। यहां वो क्या होगा? तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को लेकर के होगा। अगला सवाल देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कह रहा है कि जो मैक्सिमम टेन्योर है इलेक्शन कमिश्नर का वो कितने साल का होता है? देखिए, तो ये जो आपका होता है ये 6 ईयर का होता है और 65। ठीक है, जो भी पहले हो जाए तो 6 ईयर या 65 ईयर्स हो जाता है। अब जरा हम लोग यहां पर इलेक्शन कमीशन की थोड़ी सी बात करेंगे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो स्टैब्लिश कब हुआ, है ना? तो ये अगर बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो ये हमारा स्टैब्लिश जो हुआ था ये हुआ था 25 जन। ये याद रखेंगे, ये जितने भी चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूं ये सब एग्जाम में आए हुए हैं। ये 25 जन 1950 को ये स्टैब्लिश हुआ। ये 3 मेंबर बॉडी होती है ना, इसमें कितने होते हैं? तो 3 मेंबर होते हैं। ठीक है, एक जो आपका होता है, ठीक है, देखिए एक मेंबर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, है ना। आप इसको क्या बोलेंगे? सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। जो अभी कौन है? अभी के टाइम में ज्ञानेश कुमार है। ठीक है, ज्ञानेश कुमार है। ठीक है, इसके अलावा जो आपका दूसरा और तीसरा, उनको, इन दोनों को हम लोग बोलते हैं क्या? इनको बोलते हैं इलेक्शन कमिश्नर, सिंपल। तो ईसी, इलेक्शन कमिश्नर। तो ये अभी कौन है? तो ये दो हैं, एक है सुखबीर सिंह सिंधु। ठीक है, तो एक तो हमारा क्या है? सुखबीर, है ना, सुखबीर सिंह सिंधु, है ना, सिंह संधू। ठीक है, सुखबीर सिंह संधू। और एक है विवेक जोशी। एक कौन है? तो ये है आपका
विवेक जोशी, ठीक है, विवेक जोशी जी हैं, ये ध्यान में रखें, नाम आप याद रख लेंगे, नोट कर लीजिएगा, ठीक है, विवेक जोशी हैं। अच्छा, इलेक्शन कमीशन के बारे में एक और पॉइंट आप याद रखते हैं, इनको जो अपॉइंट करता है इलेक्शन कमिश्नर को, वो भी एक 3 मेंबर बॉडी होती है, ठीक है, इसके अपॉइंटमेंट है ना, अपॉइंट की अगर बात करें या अपॉइंटमेंट की बात करें तो ये भी 3 मेंबर बॉडी करती है, ठीक है, 3 मेंबर बॉडी करती है, जिसमें एक तो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, एक होता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ठीक है, आप इसको ऐसे शॉर्ट में यार लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो गया, ठीक है, और एक होता है आपका कैबिनेट मिनिस्टर इसके अंदर, ठीक है, तो कैबिनेट, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं, हमारा अगला सवाल क्या है, तो अगला सवाल है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्रोवाइड लीगल एडवाइस। अब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो किसको लीगल एडवाइस प्रोवाइड करेगा? देखिए पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पर मेंशन है, कोई बता सकते हैं, है ना? तो हमारा जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है इसके बारे में मेंशन है आपका आर्टिकल 76 में, आर्टिकल 76 जो है उसमें मेंशन है। इसमें भी 4 क्लॉज है, एक 76(1), 76(2) और 76(3) और 76(4) जो है, ये 4 क्लॉज हैं। तो ये किसको पहले, ये यहाँ पर क्या है, किसको लीगल एडवाइस देता है भाई? ये लीगल एडवाइस देता है यूनियन गवर्नमेंट को, ठीक है। अच्छा, अटॉर्नी जनरल को हाईएस्ट लीगल ऑफिसर भी कहते हैं, इनको क्या बोलते हैं? ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर बोलिए, लीगल ऑफिसर बोलिए, जो भी आप बोलिए, ठीक है, ये इनको लॉ ऑफिसर कहा जाता है इंडिया के अंदर, ठीक है, अटॉर्नी जनरल, क्लियर है। अच्छा, इनका जो आर्टिकल है 76(1) में, ये तो इनके अपॉइंटमेंट की बात करता है, ये इनके अपॉइंटमेंट की बात करता है। ये 76(2) में जो है ये इनकी ड्यूटी की बात होती है। ड्यूटी क्या है, जस्ट हमने पढ़ा कि जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उनको एडवाइस देगा लीगल मैटर्स में, है ना। फिर आपका इनका जो 76(3) है क्लॉज, उसमें इनका है एक इंपॉर्टेंट, ये राइट टू ऑडियंस, है ना, इनका क्या है, राइट टू ऑडियंस, है ना, ऑडियंस इन ऑल कोर्ट ऑफ इंडिया, इन ऑल कोर्ट, है ना, ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इन ऑल कोर्ट्स, ठीक है, ये राइट है 76 के क्लॉज 3 में, अटॉर्नी जनरल के पास ये राइट होता है, ठीक है। आगे बढ़े। अच्छा, 4 में क्या है, 4 में इनके टर्म से रिलेटेड है, जो अभी यहां पर क्वेश्चन में पूछा था, ये टर्म से रिलेटेड, पीछे सॉरी, नहीं नहीं सॉरी, ये टर्म इनके बारे में नहीं पूछा था, तो इनके टर्म के रिलेटेड, तो ये टर्म जो है, देखो इनका कोई टर्म फिक्स नहीं है, ये एक्चुअली होल्ड ऑफ, मतलब जो ऑफिस होल्ड करते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग मेक्स द रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ स्टेट। कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट के, है ना, जो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस है उसको ज्यादा कन्वीनियंट बनाने के लिए, उसको और कन्वीनियंट करने के लिए कौन रूल बना सकता है, ठीक है, तो ये काम गवर्नर का है, ठीक है, ये ड्यूटी किसकी है, गवर्नर की है। अच्छा, मैंने आपसे पीछे भी पूछा था गवर्नर से रिलेटेड आर्टिकल के कौन से, ये आपका 153 से लेकर के 162 जो आर्टिकल है वो गवर्नर से रिलेटेड है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते, यहां पर एक चीज और वैसे आप ध्यान में रख सकते हैं, जो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होता है, ठीक है, ये एडवोकेट जनरल जो है, जैसे अभी हमने देखा था अटॉर्नी जनरल, वो यूनियन गवर्नमेंट का लीगल एडवाइजर होता है, और स्टेट गवर्नमेंट का ये जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट जो होती है उसका लीगल एडवाइजर होता है, ये लीगल, है ना, एडवाइजर होता है, या कोर्ट्स में स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और ये आर्टिकल 165 के अंदर इनके बारे में मेंशन है, किसके बारे में, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के बारे में। आगे बढ़ते हैं, कह रहे कितने मेंबर्स जो है वह देयर इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 31 दिसंबर 1947। कह रहे कि 31 दिसंबर 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो हमारा संविधान सभा है, उसमें कितने मेंबर्स थे? ये टोटल, देखिए टोटल मेंबर अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करें तो ये कितने थे, ये 389 थे, लेकिन जब पाकिस्तान अलग हुआ तो इसमें जो घट के मेंबर हो गया 299, 299 मेंबर हो गए। अच्छा, इससे एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि कितने लोगों ने जो 26 जनवरी 26 जैन 1949 जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है, तो कितने लोगों ने साइन किया था, है ना, तो ये कितने लोगों ने साइन किया था, ठीक है, तो ये साइन किया था 284 मेंबर्स ने, ये याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया 284 मेंबर्स, ठीक है। आगे बढ़ते,
हमारा अगला सवाल क्या है कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स स्टेट टू प्रमोट इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, कि सोसाइटी के वीकर सेक्शन के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को जो है वो है ना प्रमोट करेगा। इसके रिलेटेड हमने पीछे डिस्कस किया था, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मैंने ऑलरेडी ये डिस्कस कर लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने ऑलरेडी, अच्छा यहां पर एक आर्टिकल जो मैंने डिस्कस नहीं किया है वो आर्टिकल 49, 46, 47, 48 मैंने डिस्कस कर लिया। 49 किससे रिलेटेड है, तो ये प्रोटेक्शन ऑफ, ये भी डीपीएसपी का है और यहां कहा जाता है कि ये स्टेट की ड्यूटी है क्या करने का, तो टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन, है ना, टू मॉन्यूमेंट्स, जो भी हमारा नेशनल इंपॉर्टेंस का मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक है, या कोई प्लेसेस है ना ऑफ इंपॉर्टेंस है, तो वो सब प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स या इंपॉर्टेंट प्लेसेस, या आर्टिकल 49 में ये भी स्टेट की ड्यूटी है। इस क्वेश्चन का आंसर वैसे आप लोग कमेंट में करेंगे। ठीक है, कह रहा है इन इंडिया ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी हु मे एक्सटेंड टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। अभी मैंने पीछे ही पढ़ा था कि जो नेशनल इमरजेंसी के टाइम में लेजिस्लेटिव असेंबली को 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है एट ए टाइम, उसको फर्दर बढ़ा सकते हैं बट उसके लिए फिर आपको अप्रूवल लेना होगा। ठीक है, ये कौन कर सकता है, इसलिए ये पार्लियामेंट के ही पास पावर है। ठीक है, ये पावर किसके पास होगा, पार्लियामेंट के पास, तो ऑप्शन हम आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पार्लियामेंट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए ये क्वेश्चन आ भी गया, आर्टिकल 165 किससे रिलेटेड है, अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि ये किससे रिलेटेड है, तो ये हम, अच्छा यहां पर हाँ बिल्कुल, ये एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी था कि आर्टिकल 165 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया ये डील करता है किसके अपॉइंटमेंट से, तो एडवोकेट जनरल के अपॉइंटमेंट से। अपॉइंट कौन करेगा, ऑब्वियसली गवर्नर करेगा। ये हाईएस्ट है ना लीगल अथॉरिटी होता है स्टेट के अंदर, और कंट्री के अंदर कौन होता है, वो अटॉर्नी जनरल होता है। ठीक है, हमने जो पीछे पढ़ा था अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन stipulates that the state shall work to promote the educational and economic interest, है ना, promote the educational economic interest of scheduled caste and scheduled tribe, कि scheduled caste scheduled tribe के economic interest को promote करने के लिए, है ना, कौन सा इसमें से आर्टिकल है। ठीक है, अब देखिए ये भी मैंने पीछे डिस्कस कर लिया, हमने आर्टिकल 46, 48, 45, 49 ये सारे डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो अगेन इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे। ठीक है, मैं बाकी कमेंट में आंसर जो है पिन कर दूंगा, क्योंकि हो सकता है बहुत लोगों को जिनको ध्यान में रहे, बट आप लोग जरूर आंसर करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, इन सबको मैंने डिस्कस किया इसलिए मैं यहां पर आंसर टिक नहीं कर रहा हूं। ठीक है, ताकि आप लोग कर सकें। अगला है डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, की कह रहा है कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के अगर इलेक्शन को लेकर के डिस्प्यूट हो जाता है तो ये डिसाइड करेगा सुप्रीम कोर्ट, कौन से आर्टिकल के अंदर करेगा। अब जरा यहां पर देखते हैं, तो ये जो आपका आर्टिकल है ये है आर्टिकल 71। जो आर्टिकल 71 है वहां पर ये मेंशन है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट और जो प्रेसिडेंट है ना, उसके इलेक्शन से रिलेटेड अगर कोई भी डिस्प्यूट है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जो है उसका डिसीजन लेगा। ठीक है, अब ये हो गया 71। अब जरा इन आर्टिकल्स को देखते हैं। 54 आपने अगर पढ़ा हो, ये प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, तो ये इलेक्शन की बात करता है, तो ये इलेक्शन है ना, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात करता है। ये क्या बात करता है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात करता है। ठीक है, 74 की अगर बात करें तो ये आपको पता है कि ये हमारा प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर एंड उनके जो काउंसिल हैं, ठीक है, एंड हमारा क्या है, एंड हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करता है। ठीक है, मिनिस्टर की बात करता है। और 58 की बात करें, अगेन ये प्रेसिडेंट से ही रिलेटेड है, ये प्रेसिडेंट के क्वालिफिकेशन है ना, क्वालिफिकेशन है ना, ये आपका क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट की बात करता है। ठीक है, चलिए तो आपको पता होगा वैसे प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल जो है वो 52 से शुरू होता है और ये 62 तक तो खैर कंप्लीटली प्रेसिडेंट से ही रिलेटेड है, क्योंकि 63 फिर वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड होता है। ठीक है, चलिए तो ये ध्यान में रखेंगे, ये प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, ये किससे रिलेटेड है, प्रेसिडेंट से। अब बात करते हैं आर्टिकल 49। ये मैंने पीछे डिस्कस ऑलरेडी कर दिया है। 49 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया डील्स विथ, किससे डील करता है, मतलब किस तरह के डीपीएसपी से डील करता है, तो हमने पढ़ा हुआ है कि टू प्रोटेक्ट ऑल मॉन्यूमेंट्स ऑफ हिस्टोरिक इंटरेस्ट, जो भी हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस का प्लेस है या फिर मॉन्यूमेंट है उन सबको डील करता है इसमें। अच्छा बाकी यहाँ कुछ और जो है उनको भी देख लेते हैं कि टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। देखिए ये कहां पर है,
ये अगर आप देखें ना, ये हमारा एक तरह का फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटी ये कहाँ पे है, तो ये आपको पता है 51A में फंडामेंटल ड्यूटी है। उसका क्लॉज डी आप देखेंगे तो वहां पर ये चीज मेंशन है, डी फॉर डिफेंड। ऐसे भी हम लोग याद करते हैं कि टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, ठीक है। उसके बाद विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज, ये भी ये डीपीएसपी का है। ये कहां पर है, ये आपका आर्टिकल जो है 40 में इसके बारे में मेंशन है, ठीक है। और टू सिक्योर, ये हमने पढ़ भी लिया, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी लीव, ये कितना है, तो आर्टिकल 42 में है, ठीक है। चलिए, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। अब जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे मोस्टली इजी क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। ये बहुत जल्दी अब वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। राइट टू एजुकेशन जो है वो वॉज डेजिग्नेटेड एज फंडामेंटल राइट्स थ्रू विच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये मैंने पीछे डिस्कस भी किया था, ठीक है। देखिए, ये जो अमेंडमेंट है ये आपका 86th अमेंडमेंट है। मैंने वैसे वहां कहा भी था कि इसको मैं डिटेल में देखूंगा, ठीक है। तो 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में आया, ठीक है। जिसमें क्या किया गया, तो राइट टू एजुकेशन जो है उसको फंडामेंटल राइट्स बनाया गया, जिसमें आर्टिकल 21A जो है वो ऐड किया गया। साथ में इसी अमेंडमेंट में क्या हुआ था, इसी अमेंडमेंट में एक चीज और भी हुई थी, ठीक है। और वो क्या था हमारा, आप लोग बता सकते हैं, है ना, क्योंकि मैंने पीछे इसके बारे में मेंशन किया था, ठीक है। एक और चीज है इसमें, आपको एक फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड किया गया, जो 11th हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है वो ऐड किया गया था, ठीक है। जो कि बेसिकली 51 है ना, ए में जो क्लॉज लास्ट है, ये जो है वो सिर है। अब आप बताएंगे कि ये क्या था, ठीक है। ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हम लोग अगले सवाल की तरफ देखते हैं। अब 42nd अमेंडमेंट की बात करें तो ये 1976 में हुआ था। आप पता ही है इसको मीनिंग कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, बाकी डिटेल मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में आया था, पंचायत से रिलेटेड है, ठीक है। ये किससे रिलेटेड था, पंचायत, ये भी डिस्कस हो चुका है, ठीक है। 61st अमेंडमेंट, अब देखिए ये 1988 में हुआ, ये आप याद रखेंगे। इसमें क्या हुआ था, ये वोटिंग एज को डिक्रीज किया गया, ठीक है। पहले वोटिंग एज 21 था, वोटिंग एज जो है वो क्या कर दिया, 21 से अब क्या कर दिया, 18 कर दिया, ठीक है। तो वोटिंग एज अब 18 जो है वो 61st अमेंडमेंट एक्ट से ही हुआ है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्या, कि कौन सा आर्टिकल जो है वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन को सेफगार्ड करता है, ठीक है। यहां पर सारे ही आर्टिकल जो है वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन से ही रिलेटेड है। अब इसमें कह रहा है क्या, कि कौन सा जो है वो सेफगार्ड करता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन को। यहां पर सेंस बेसिकली ये है कि इसमें से कौन सा जो है आपका ये सेफगार्ड करता है कि आपके पास फ्रीडम है ना, कि कौन से रिलीजन को आप प्रोफेस करना चाहते हैं, कौन सा रिलीजन को आप मानना चाहते हैं, कौन से रिलीजन को आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो ये आपको पता है, ये आर्टिकल 25 में ही मेंशन है, ठीक है। तो 25 ये कहता है कि आपके पास क्या है भाई, तो आपके पास है फ्रीडम, ठीक है। सॉरी, आपके पास क्या है, ये है आपका फ्रीडम। फ्रीडम ऑफ क्या है भाई, तो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है ना, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है। आपके पास क्या है, आपके पास कंसाइंस है ना, फ्री है ना, प्रोफेशन है ना, प्रोफेस करने का, ठीक है। तो फ्री आपका फ्री प्रोफेशन का है, ठीक है। उसके अलावा प्रैक्टिस का है, ठीक है, प्रैक्टिस का है। ये सब राइट्स जो हैं, ठीक है। एंड जो है प्रोपगेशन है ना, एंड उसको प्रोपगेट करना, ये जो है राइट आपको इसमें है, ठीक है। अच्छा, आर्टिकल 26 किसको, ये भी क्योंकि इससे पूछा जाता है अक्सर, ये ऑप्शन कंफ्यूजिंग रहता है। तो 26 बात करता है, ये कहता है कि आपको फ्रीडम है, किस तरह का फ्रीडम है भाई, तो ये आपको फ्रीडम ऑफ है क्या, है ना, मैनेज है ना, मैनेज है ना, रिलीजियस अफेयर है ना, रिलीजियस अफेयर्स को, ठीक है, रिलीजियस अफेयर्स को है ना मैनेज करने का आपको राइट है, ठीक है। 27 क्या है, तो ये है ना पेमेंट ऑफ टैक्सेस को लेकर के फ्रीडम है। कहने का मतलब है किसी भी रिलीजन को प्रमोट, ये जो है ये आपका पेमेंट ऑफ है ना टैक्सेस से रिलेटेड है, ठीक है, टू प्रमोट रिलीजन। मतलब यह है कि किसी को है ना, किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए कोई टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, आप फोर्स नहीं कर सकते। ये 27 है, इसका फ्रीडम है आपको, ठीक है। फिर 28 में क्या है, 28 में है क्या, कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहां पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को लेकर के ये है ना, ये क्या है, तो आपका जो रिलीजियस है ना, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन
इंस्ट्रक्शन इन जो आपका एजुकेशनल एजुकेशनल है ना इंस्टीट्यूशन है आपका, इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन है, उसको लेकर के कि कोई भी जो गवर्नमेंट एडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वहां पर किसी को भी या किसी भी प्रकार का रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिया जाएगा, ठीक है, या फिर उनको मानने के लिए फॉलो करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, ये सब चीजें वहां पर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है अकॉर्डिंग टू 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलर एंड फेयर इलेक्शन ऑफ म्युनिसिपैलिटी। देखिए जो 74th अमेंडमेंट एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये भी 1992 में आया, ठीक है ना, बाद में ये 1990 जो 3 है, ठीक है, उसमें इनेक्ट हुआ। ये म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड है। 73rd जो है वो पंचायत से रिलेटेड था। कहा यहां पर क्या किया गया, एक है ना बॉडी को बेसिकली इलेक्शन कमीशन के ही एक कहिए कि पार्ट्स को स्टेब्लिश किया गया, वो था इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन, और इनको ड्यूटी दी गई कि ये जो है क्या करेंगे, है ना, जो म्युनिसिपैलिटीज हैं और जो पंचायत है उनके, है ना, उनका रेगुलर एंड फेयर इलेक्शन हो सके उसको मॉनिटरिंग करेंगे, तो ये करेगा स्टेट इलेक्शन कमीशन करेगा। क्लियर है, ठीक है, ये पीछे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया था, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर अच्छा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो इनके बारे में हमने डिटेल पढ़ लिया। एक चीज ये ध्यान रख लेते हैं कि ये जितना भी, जैसे हमारा प्राइम मिनिस्टर का लोकसभा का इलेक्शन होता है, हमारा राज्यसभा का इलेक्शन होता है, हमारा जो विधानसभा का इलेक्शन होता है, ठीक है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा का इलेक्शन होता है, इन सब इलेक्शन का जो काम है, जो इलेक्शन को कंडक्ट करवाना, उसकी मॉनिटरिंग, वो सब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास होता है, ठीक है। कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग एक्ट एज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो हमने पढ़ा था प्लानिंग कमीशन के बारे में, आप जानते हुए, तो इसके चेयरमैन के बारे में पूछ रहा है, तो प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन होगा, ठीक है। तो देखिए हाँ, और ऑफ द स्टेट की बात कर रहा है, तो स्टेट के अंदर तो ये कौन होंगे, ये चीफ मिनिस्टर ही होते हैं, ठीक है। ये कौन होंगे हमारे, तो ये हमारा हो जाएगा चीफ मिनिस्टर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। कह रहे हु अमंग द फॉलोइंग डिसाइड्स ऑन द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर, यानी कि जो विधानसभा होता है उसके अंदर जो मेंबर्स हैं उनका जो डिस्क्वालिफिकेशन है, तो वो कह रहा है क्या कि वो डिसाइड होता है, ठीक है, इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमिश्नर एंड होम, और किसके द्वारा, ठीक है। देखिए बेसिकली यहां पर इलेक्शन कमीशन से तो कंसल्टेट किया जाता है, जो मेन होता है, जो फाइनल डिसीजन होता है ना, वो गवर्नर का होता है। किसका होता है, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर, विधानसभा के अंदर जो मेंबर्स के डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर के जो फाइनल डिसीजन है, ठीक है, फाइनल डिसीजन है ना, डिसीजन किसका होगा, ये होगा आपका गवर्नर का होगा। किसका होगा, गवर्नर का होगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि कौन जो है गार्डियन ऑफ कौन, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट को गार्डियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। बाकी सुप्रीम कोर्ट कब बना है ये आपको पता है, ये सारी चीजें मैंने पीछे मेंशन कर दी। अच्छा कह रहा है अंडर कौन सा अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज, है ना, कह रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज द राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव्ड। कह रहा है राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से रिमूव किया गया, ठीक है। देखिए ये जो अमेंडमेंट था, ठीक है, ये अमेंडमेंट था हमारा 44th अमेंडमेंट 1978, ठीक है। इसमें क्या किया गया, तो जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है उसको हटा दिया। पहले देखिए, पहले जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो फंडामेंटल राइट्स के अंदर 19 है ना, 19(1) जो है उसके एफ में था, ठीक है, बात समझिए, 19(1) एफ में था, ठीक है। लेकिन इसको यहां से हटा दिया गया, ठीक है, और इसको अब जो है राइट टू प्रॉपर्टी जो हमारा है, ठीक है, वो कहां पर है, अब राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो 300 ये एक लीगल, पहले ये फंडामेंटल राइट्स था लेकिन इसको हटा करके रिमूव करके अब इसको लीगल राइट बना दिया गया 300 के तहत। ये अब क्या हो गया हमारा, ये लीगल राइट हो गया। क्लियर है, ध्यान में रखेंगे, ये अब एक तरह का लीगल राइट है, ठीक है। अच्छा बाकी हमने 61st अमेंडमेंट बात किया था अभी कि ये 1988 में आया था, जिसमें वोटिंग एज को 18 साल कर दिया गया। अच्छा यहाँ पर 42nd अमेंडमेंट 1976, हमें पता ही है 1976। अच्छा एक चीज और भी आप ये जान लीजिए, जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, एक सेकेंड है ना, चलिए, तो जो हमारा 42nd अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है,
ये 300 का, हाँ। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1976 में आया था, इसके इसके बहुत सारे जो हमने कहा था कि मैंने आपको बताया भी था कि इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए थे, है ना। तो जो बैड चेंजेस थे, जो ऐसे चेंजेस थे जिसने कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया था, तो 44th अमेंडमेंट एक्ट में उन सबको रिवर्स किया गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहां पर एक 52nd अमेंडमेंट, इसको ध्यान में रखिएगा, ये हमने डिस्कस नहीं किया अभी तक। ठीक है, इसका आंसर तो फिर ये है ना। तो ये आपका, ये अमेंडमेंट एक्ट जो है ये आया था आपका 1985 में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किससे रिलेटेड है? ये एंटी डिफेक्शन लॉ से, एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है ना, एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। क्लियर है, ये ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हु वर द की फिगर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। अच्छा, ये पीछे भी आ चुका था। मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म की अगर बात करें, जिसको गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1919 कहते हैं, इसमें की फिगर कौन था? तो ये तो बहुत आसान है, यही दोनों ही थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड और एडविन मॉन्टेग। मैंने पीछे आपसे यहां से क्वेश्चन में पूछा था कि इसमें से कौन सा वॉइसरॉय थे और कौन सा सेक्रेटरी। तो चेम्सफोर्ड जो है वो वॉइसरॉय थे और मॉन्टेग जो है ये आपका सेक्रेटरी था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। हु एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ ऑफिस टू द चीफ मिनिस्टर। कह रहा है कि चीफ मिनिस्टर को बेसिकली ओथ कौन दिलाता है, कौन दिलाता है? ठीक है, देखिए यहां पर ये हो जाएंगे हमारे क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है वो चीफ मिनिस्टर को क्या करते हैं, ओथ दिलाते हैं। अच्छा, आप लोग बता सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को ओथ कौन दिलाता है, ये बताइएगा। ठीक है, जो पीएम है, पीएम को जो ओथ दिलाता है वो कौन दिलाता है? ठीक है, पीएम को ओथ कौन दिलाता है। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स डील्स विद सेपरेशन ऑफ पावर, है ना, ऑफ द गवर्नमेंट, कि कौन सा शेड्यूल जो सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है। ठीक है, देखिए सेपरेशन ऑफ पावर की जब बात करेंगे, बेसिकली पावर सेपरेशन का मतलब क्या है? पावर सेपरेशन का सिंपल सा मतलब है जो सब्जेक्ट मैटर्स हैं उसका डिवीजन। ये बेसिकली ये जो है ना, ये है आपका डिवीजन ऑफ, है ना, डिवीजन ऑफ, है ना, ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, है ना, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। बात समझ में आ रही है? तो डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। तो आपको पता है कि हमारा 7th शेड्यूल जो है उसमें 3 लिस्ट की बात की गई है। इसमें हमारा यूनियन लिस्ट है, ठीक है, यूनियन लिस्ट है, इसके अंदर हमारा स्टेट लिस्ट है, ठीक है, और इसमें हमारा कॉन्करेंट लिस्ट है। कौन सा लिस्ट है? कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, और यहां ही सब्जेक्ट का डिवीजन है। यूनियन लिस्ट की बात करें अभी 100 है, पहले 97 सब्जेक्ट्स थे। स्टेट लिस्ट की बात करें तो अभी 61 है, पहले इसमें 66 सब्जेक्ट थे। ठीक है, ये भी इंदिरा गांधी ने वही 42nd अमेंडमेंट में चेंज किया था। ठीक है, और कॉन्करेंट लिस्ट इसमें अभी 52 है, पहले इसमें 47 सब्जेक्ट्स थे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, ये तीनों लिस्ट है, इससे रिलेटेड आर्टिकल भी पूछा जाता है। तो सब्जेक्ट, ये जो डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट मैटर ये पूछा जाता है, ये आर्टिकल 246 में है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनकरेज प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, वो प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट की बात करता है, एज वेल एज सेफगार्डिंग द फॉरेस्ट लाइफ। ठीक है, इसके बारे में भी मैंने पीछे डिस्कस किया है, इसका आंसर अब आप लोग करेंगे। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। देखिए यहां पर वैसे मैं एक चीज और बता दूं आपको। ठीक है, इस क्वेश्चन को आंसर करना बहुत आसान था। ठीक है, क्यों आसान है ये समझिए। ठीक है, देखिए पहला चीज है क्या है कि यहां पर सिर्फ 48A ही है, 46D कुछ है नहीं, 47B कोई आर्टिकल नहीं है, 49A कोई आर्टिकल है ही नहीं, तो ये आसान था वैसे। चलिए आगे मैंने इसको डिस्कस भी किया। कह रहा है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग पावर आर नॉट वेस्टेड इन गवर्नर। तो गवर्नर मैंने अभी बताया था, इनके पास फाइनेंशियल पावर है, लेजिस्लेटिव पावर है ना, और डिस्क्रिशनरी पावर, रिट इशू करने का पावर इनके पास नहीं है। तो ये तो कोर्ट्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का, तो आंसर यहाँ ये हो जाएगा। आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट के पास जो है आर्टिकल 226, ये रिट है ना, इशूइंग पावर है। क्लियर है? तो ये ध्यान में रखेंगे। हु वाज द फर्स्ट डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। देखिए चेयरमैन तो प्राइम मिनिस्टर होते थे, ठीक है, तो ऑब्वियसली जवाहरलाल नेहरू होंगे। अगर सिर्फ चेयरमैन की बात करते तो ये कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना, है ना, पंडित नेहरू थे। ठीक है, तो पंडित नेहरू जी थे। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, ये पूछा है कि फर्स्ट डिप्यूटी चेयरमैन, तो ये गुलजारी लाल नंदा थे। अच्छा, गुलजारी लाल नंदा के बारे में अगर आपको पता हो तो ये 1964 और 1966 दो बार, है ना, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर रहे थे, है ना, इनको 2 बार ये एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे, एक बार जवाहरलाल नेहरू के डेथ पे और एक बार जो है लाल बहादुर शास्त्री के डेथ के बाद। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, कहे कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ह्यूमन ट्रैफिकिंग को एंड फोर्स लेबर को जो प्रोहिबिट करता है। तो आपको पता होगा कि जो आर्टिकल 15 हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 25 भी हमने डिस्कस कर लिया, वो रिलीजन से रिलेटेड है, ठीक है ना, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कंसाइंस एंड प्रोफेस, वो सब है, ठीक है। आर्टिकल 24 एंड 23 को यहां पर समझते हैं, ठीक है। जब हम आर्टिकल 20 पहले अगर बात करें, हमारा आर्टिकल 23 और 24 की बात करें, ठीक है, तो देखिए 24 तो खैर बात करता है ना, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर की, है ना, प्रोहिबिशन प्रोहिबिशन ऑफ, है ना, ये चाइल्ड लेबर की बात करता है, ठीक है, चाइल्ड लेबर की बात करता है। तो आपका जो आर्टिकल 23 बच गया, यही बात करता है ना, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, इसकी बात करता है। अगला सवाल देखते हैं, हमारा अगला सवाल है विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज इशूइंग ऑफ रिट्स ऑन हाई कोर्ट। अभी जस्ट में देखा था आर्टिकल 226 जो है वो हाई कोर्ट को, है ना, रिट्स इशू करने की अथॉरिटी देता है, ठीक है। बाकी हमने सुप्रीम कोर्ट का देखा, आर्टिकल 32 है। यहां पर और देखें आर्टिकल 233 जो है ये किसकी बात करता है, ये अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज की बात करता है ना, अपॉइंटमेंट ऑफ, है ना, अपॉइंटमेंट ऑफ, है ना, डिस्ट्रिक्ट जजेस की बात करता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जजेस की बात करता है। अच्छा, आर्टिकल 254 किसकी बात करता है, देखिए आर्टिकल 254 जो है वो बात करता है कि पार्लियामेंट, इसको आप ऑर्डरली समझ लीजिए, मैं इतना लिख नहीं पाऊंगा, तो लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड लॉज मेड बाय लेजिस्लेचर, जब उनमें जो इनकंसिस्टेंसी होती है तो उससे रिलेटेड जो है ये आर्टिकल 254 है, आप इसको ध्यान में रख लेंगे, ठीक, क्योंकि बहुत थोड़ा बड़ा है ना। आगे बढ़ते हैं और इसमें हम देखते हैं 246 में मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया था, सब्जेक्ट मैटर जो आपका 3 लिस्ट के बारे में यहीं पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग नॉमिनेट्स 1/6 मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में लीजिए। देखिए ये नॉमिनेट कौन करते हैं, 1/6 मेंबर को ये गवर्नर करते हैं नॉमिनेट, ठीक है। अगर मैं लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करूं, थोड़ा इसका चार्ट आप समझ लीजिए, ठीक है। देखिए लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, सॉरी काउंसिल जो है, इनके मेंबर्स को, ठीक है, देखिए 3 पार्ट में आप डिवाइड कर दीजिए, जो 1/3 1/3 एंड 1/3, ठीक है। अब इसको समझ लीजिए, ये जो 1/3 है ये इनको इलेक्ट करता है एमएलएस, ठीक है, जो एमएलएस है वो इलेक्ट करते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट करते हैं। जो 1/3 है इसको इलेक्ट करता है जो आपका लोकल अथॉरिटीज है, यानी कि जैसे म्यूनसिपैलिटीज हैं या फिर जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है ना, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, ये करते हैं, ठीक है, ये इन्हें इलेक्ट करते हैं। अब आप इस 1/3 को ना फिर फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करिए, ठीक है। इस 1/3 को आप कर दीजिए 1/6 और 1/6। ये जो 1/6 अभी जस्ट हमने देखा कि ये जो हमारा गवर्नर है वो अपॉइंट करेगा, फिर इस 1/6 को आप डिवाइड कर दीजिए, है ना, ये 112 और 112, ठीक है। ये मैंने सबको आधा आधा किया है, ठीक है। अब 112 मेंबर जो है, ठीक है, देखिए ये जो 112 मेंबर है इनको, है ना, जो टीचर्स थे इनके लिए वोट करता है टीचर्स, है ना, ये टीचर्स के थ्रू इलेक्ट होते हैं। और ये 112 जो है वो जो ग्रेजुएट्स हैं उनके थ्रू इलेक्ट होता है। तो इस तरीके से जो आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर सिलेक्ट होते हैं। अब आपसे ये क्वेश्चन है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में कौन से आर्टिकल में मेंशन है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्या है, आर्टिकल 74 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको इलेबोरेट करता है, तो ये तो हमने डिटेल में पढ़ा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, ये हम लोग अच्छे से जानते हैं। बाकी अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस, ये सब तो हम वैसे हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अच्छा, यहां पर कुछ ध्यान में आप रख सकते हैं, जो अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, ये आर्टिकल किस में होगा, 280 फाइनेंस कमीशन उससे है, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये तो आर्टिकल है ना, वाइस प्रेसिडेंट, ये आर्टिकल आपका 63 में आता है। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस बाय प्रेसिडेंट, जो चीफ जस्टिस यानी सीजीआई है, ठीक है, तो याद करिए आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट की बात करता है और वहीं पर चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट के बारे में मेंशन है। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो कहां से लिया गया, ठीक है। देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज के कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये लिया गया सोवियत यूनियन से। कहां से लिया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज, ने पीछे पढ़ा 42nd अमेंडमेंट जो 1976 हुआ, वहां से ये आया है। जो हमारा 42वां संविधान संशोधन 1976 है उसमें ऐड किया गया।
10 ऐड किए गए थे। बाद में जो हमारा 86th अमेंडमेंट आया, ठीक है, उसमें आपको जो है 11वां यानी कि 11th वाला जो है वो ऐड किया गया। ये सोवियत यूनियन से लिया गया। सोवियत यूनियन से हमने और क्या क्या लिया था? एक तो हमने फंडामेंटल ड्यूटीज लिया, हमने इसके अलावा लिया था, है ना, जो सोशल, है ना, इकोनॉमिक, है ना, और जो पॉलिटिकल हमारा है ना, जो पॉलिटिकल जस्टिस का कॉन्सेप्ट है, जस्टिस का कॉन्सेप्ट है, ये हमने यहां से लिया था। ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा यहां पर यूएस, जापान और यूके है, इनसे क्या क्या लिया है? अच्छा, जापान से अगर बात करें तो इनसे एक ही चीज हमने लिया था, वो था हमारा क्या, प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ, है ना। तो ये हमारा क्या था, प्रोसीजर, है ना, प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, अब आप लोग कमेंट में बताएंगे कि हमने यूएस यूके से क्या लिया है। ठीक है, यूएस और यूके से हमने क्या लिया है, ठीक है, ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कह रहा है कि प्रोवाइड फॉर हाउ मेनी लिस्ट ऑफ डिवीजन ऑफ पावर्स। अब देखिए, हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि जो पावर डिवीजन जो है, यानी कि जो सब्जेक्ट मैटर का डिवीजन है सेंटर और स्टेट के बीच, प्रोविंस के बीच, ठीक है, ये 3 लिस्ट है। और ये जो कॉन्सेप्ट है यहीं से लिया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। तो ये 3 लिस्ट जो हमने देखा है ना, स्टेट, कॉन्करेंट और जो यूनियन लिस्ट था, ठीक है, उसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, ध्यान रखें। चलिए, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन स्टेट। इंडियन स्टेट में चीफ मिनिस्टर का क्या ड्यूटी नहीं है? इसको आप आसानी से कर सकते हैं, ऑप्शन पढ़िए। कह रहा है कि कोऑर्डिनेट द फंक्शनिंग ऑफ इंटर स्टेट पब्लिक सर्विस। इंटर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना, देखिए इंटर स्टेट का मतलब होता है कि 2 स्टेट के बीच में या 2 से ज्यादा स्टेट के बीच में, तो पब्लिक सर्विस कमीशन के फंक्शनिंग को कोऑर्डिनेट करा। क्या ये स्टेट की ड्यूटी हो सकती है? ये स्टेट या उसके चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी बिल्कुल भी नहीं होगी, यही आंसर होगा, नॉट। ठीक है, बाकी आप पढ़ ले कि गाइड्स द फ्रेमिंग ऑफ पॉलिसीज फॉर स्टेट, बिल्कुल ये उनका काम ही है ना। सोल लिंक बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड गवर्नर, बिल्कुल ठीक है। एडवाइज द गवर्नर, ये सब इनका काम है। ठीक है, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, ये कहां आता है? तो ये अभी बने भी हैं, ठीक है, अपॉइंट भी हुए हैं। ठीक है, देखिए जब आपका सेंसस होता है तो रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर जो है उसको अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, सेंसस चूंकि जो सेंसस सब्जेक्ट है ना, ये ही आता है होम मिनिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो ये होम मिनिस्टर हो जाएंगे। अच्छा, आप लोग बता सकते हैं कि अभी जो रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस मिनिस्टर है वो कौन है? तो अभी ये बने हैं, जो अभी जो सेंसस 2021 में होने वाला था, जो अभी पोस्टपोन था, तो उसके लिए ये बने हैं मृत्युंजय। ठीक है, ये है मृत्युंजय कुमार। ठीक है, कौन है? मृत्युंजय कुमार नारायण। ठीक है, तो ये याद रखना है, ध्यान में, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये भी रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर है। कह रहा है विच डीपीएसपी एडवोकेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, कितनी बार आ चुका है ना, ये हमारा हो जाएगा आर्टिकल 40। ठीक है, बाकी सब हमने 42, 44, 46 डिस्कस किया है प्रीवियसली इसी वीडियो में। कह रहा है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 रिजल्टेड इन पार्टीशन ऑफ इंडिया। इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है? कह रहा है कि जो इंडिया का पार्टीशन हुआ वो कितने डोमिनियंस में? तो 2 डोमिनियन में हुआ था, इंडिया बांग्ला, सॉरी इंडिया और पाकिस्तान बना था, है ना। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो कौन से पार्ट में ऐड किया गया, कितना ही आ चुका है? बात हो रही है फंडामेंटल ड्यूटीज की, तो ये पार्ट 4A हो जाएगा। ठीक है, पार्ट 4 में आपको पता है कि डीपीएसपी है। ठीक है, क्लियर है। और आपका है ना, ये हो गया पार्ट 6A, है ना, जो आपका पार्ट 4 है, सॉरी सॉरी, ये एक सेकेंड, यहाँ पे पार्ट 6 लिखा हुआ था, माय मिस्टेक, है ना। तो यहाँ पार्ट 6 है। ठीक है, तो देखिए पार्ट 6 जो है वो आपका किससे रिलेटेड है ना, ये रिलेटेड है किससे? स्टेट से रिलेटेड है। पार्ट 5 यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड है और पार्ट 6 जो है वो स्टेट से रिलेटेड है। ठीक है, 6 और यहां पर पार्ट 4 की बात करें तो ये आपका डीपीएसपी से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा अमेंडमेंट जो है कह रहा है पेव द वे फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप जान लीजिए। तो देखिए ये तो वैसे भी जो गुड्स एंड सर्विस जीएसटी जो आया वो कौन से अमेंडमेंट के थ्रू आया था? तो ये था हमारा क्या है ना, 101st अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो आपका जो 101st अमेंडमेंट एक्ट था, इससे आपका आया क्या? जीएसटी। ठीक है, तो जीएसटी आया। अच्छा, बाकी अगर एक्ट्स की अगर हम बात करें तो बाकी एक्ट्स जो, अच्छा ये कौन से ईयर में आया था? ये 2017 में आया। बाकी 100th अमेंडमेंट एक्ट की बात करें तो 2015 का एक्ट है। 102nd अमेंडमेंट एक्ट की बात करें तो ये 2018 का एक्ट है। और 103rd जो है ये 2019 का एक्ट है।
15 जो है वो इंडिया बांग्लादेश बाउंड्री, लैंड बाउंड्री को लेकर के था, है ना, इंडिया बांग्लादेश, है ना, ये लैंड बाउंड्री इशू जो है उससे था, है ना, लैंड बाउंड्री इशू जो है, मतलब जो लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट इंडिया बांग्लादेश के बीच था, ये उससे रिलेटेड है 100th अमेंडमेंट। ये तो हमने देखा कि जीएसटी से है। 102nd अमेंडमेंट जो 2008 का है, ये अभी जस्ट मैं पीछे जो पढ़ा था, नेशनल काउंसिल फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया, ये उससे रिलेटेड है। 103rd बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन कितना परसेंट रिजर्वेशन दिया गया है, आप लोग कमेंट में बताइए, है ना, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन से रिलेटेड है। अगला सवाल देखते हैं, कह रहे हैं कि जो यूपीएससी है, ठीक है, कौन सा आर्टिकल यूपीएससी से रिलेटेड है, तो ये कौन सा सेट ऑफ आर्टिकल है, तो ये आपका 315 से लेकर के 323 जो आर्टिकल है वो रिलेटेड है यूपीएससी से। आगे देखते हैं, पूछा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड हाउ मेनी लिस्ट ऑफ डिवीजन ऑफ पावर, ये वही क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये रिपीट हो गया, तो ये आपका 3 लिस्ट हो जाएगा, है ना, इसके बारे में डिस्कस हो चुका है। कह रहा है कि कौन से ईयर में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, कई बार आ चुका है, 2002 में 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुआ था, है ना, राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। कह रहा है इन विच ईयर फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड, ये तो 19, है ना, 76 आपको पता है, 42nd अमेंडमेंट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कई बार आ चुका है। कह रहे अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हु में रिजर्व बिल पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द प्रेसिडेंट, हमने पीछे देखा था कि ये पावर किसके पास है, गवर्नर के पास है, गवर्नर के पास जो लेजिस्लेटिव पावर है उसमें से ये आता है कि वो क्या कर सकता है, तो वो बिल को रिजर्व कर सकता है फॉर द प्रेसिडेंट्स कंसेंट, ठीक है, ये गवर्नर के लेजिस्लेटिव पावर में आता है। कह रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि कौन सा पावर ऑफ गवर्नर नहीं है, डिसॉल्व स्टेट लेजिस्लेचर, वोट ड्यूरिंग नो, अब गवर्नर के पास वोटिंग राइट्स तो नहीं है भाई, ठीक है, तो ये तो होगा ही नहीं, तो बाकी आंसर ये हो गया, कौन सा नहीं है पूछा है, बाकी ये सारे हैं। गवर्नर जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर को डिसॉल्व कर सकता है ना, और स्टेट लेजिस्लेचर को प्रोरोग कर सकता है ना, स्टेट लेजिस्लेचर को समन कर सकता है, तो ये सारे ही राइट्स जो हैं, ठीक है। कह रहे कौन सा आर्टिकल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को गारंटी इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये तो बहुत हमने पढ़ा है, आर्टिकल 14 हमारा क्या कहता है, वो इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है, ठीक है, ये सारे वैसे राइट टू इक्वालिटी में आते हैं। अच्छा, आर्टिकल अगर आपको पता होगा, है ना, 15 हमें पता है कि जो हमें क्या है कि ये आप एक्चुअली वैसे तो ये आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है, कि आर्टिकल 15 हमने पीछे डिस्कस किया गया है, ठीक है, ये वैसे तो डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड है, ठीक है। अच्छा, आप लोग बताएंगे कि आर्टिकल जो है वो 16 किससे रिलेटेड है, ठीक है, और आर्टिकल 17 तो आपका अबॉलिशन ऑफ टचेबिलिटी से, अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है, ठीक है, क्लियर है, तो आप लोग बताएंगे आर्टिकल 16 किससे रिलेटेड है। 15 के बारे में हमने डिटेल डिस्कस पीछे कर लिया है, ठीक है, 15 के क्लॉज के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ था, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ स्टेट एग्जीक्यूटिव, कौन स्टेट एग्जीक्यूटिव नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, गवर्नर, ये हमने जस्ट अभी देखा था कि एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं, चीफ मिनिस्टर आता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी आता है, गवर्नर आता है, पूछा कौन नहीं आएगा, तो ये जो है आंसर आपका ये होगा, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ये नहीं आता इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, कह रहे कौन सा आर्टिकल जो है ना, इंस्ट्रक्ट करता है स्टेट टू इंश्योर यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी, हमने पीछे यूसीसी की बात की थी, यह आर्टिकल हमारा 44 है, बाकी सारे ही आर्टिकल हमने डिस्कस कर लिया है प्रीवियसली, तो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल पूछा है ऑफ द स्टेट इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, पीछे हमने लेजिस्लेटिव काउंसिल को डिस्कस किया, बट ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, यहां पर पूछ रहा है क्या कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो जो हमारा विधानसभा होता है यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उसका कितना होता है, तो ये होता है 1/3 नंबर, याद रखिएगा, क्लियर है। मैंने आपसे पीछे एक क्वेश्चन पूछा है, उम्मीद है आपने कमेंट किया होगा, ठीक है, कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो कौन से आर्टिकल में आता है, इससे रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, ठीक है। Which of the following body is authorized to change name of any state of India, तो स्टेट ऑफ इंडिया का नाम चेंज करना ये तो एक ही के पास हो सकता है, पार्लियामेंट के पास ये पावर है, लैंड या बाउंड्रीज ये सब चेंज कर सकता है, ठीक है। चलिए, पहला जो हमारा आर्टिकल 1 to 4 इसी से रिलेटेड है, क्लियर है।
आगे बढ़ते हैं। पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज की बात करता है? ये कई बार हमने पढ़ लिया है। ये डीपीएसपी की बात करता है। फंडामेंटल राइट्स आपका पार्ट 3 में है, ठीक है। आपका सिटीजनशिप पार्ट 2 में है। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज पार्ट 1 में है, ठीक है। ये सब आप जानते भी होंगे। कह रहा है कितने फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं आर देयर फॉर सिटीजन, टोटल कितने हैं? तो 11 हैं, पहले 10 ऐड किया गया था, पीछे बहुत इस पे डिस्कशन हुआ है। कह रहा है नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली विदाउट द प्रायर। कह रहा है कि स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर पूछा है, ठीक है। तो किसके प्रायर परमिशन के बिना नहीं हो सकता है? तो यहां पूछा है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या? स्पीकर। ये कौन होगा? स्पीकर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हमारा पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट किसकी बात करता है? जस्ट हमने डिस्कस किया, ये फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है। अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मेट फॉर फर्स्ट टाइम, ये पहली बार कब मिला था? बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है। ये 9 दिसंबर 9, ठीक है। बना तो ये 6 दिसंबर को ही था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ठीक है। दिसंबर को ही बन गया था, ठीक है। लेकिन ये पहली बार जब ये मिला था, ये 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन गारंटीड बाय आर्टिकल ऑफ इंडिया। कौन सा आर्टिकल ये गारंटी करता है? मैंने आपको बताया था कि फ्रीडम से रिलेटेड आर्टिकल 19 है, उसमें कई तरह की फ्रीडम है। 19(1) का ए जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है, ठीक है। ये पीछे कई बार आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज द पावर टू डिसॉल्व लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। किसके पास पावर है ये डिसॉल्व करने का? तो हमने गवर्नर के पावर में देखा था, गवर्नर के पास ये पावर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एडेड द फंडामेंटल ड्यूटीज? कितनी ही बार आ चुका है, ठीक है। अब वैसे आगे अगर सेम रिपीट क्वेश्चन होगा तो मैं वो आपके लिए छोड़ दूंगा आंसर करने के लिए, ठीक है। कह रहा है व्हाट वाज द रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन प्लानिंग कमीशन? तो प्लानिंग कमीशन अभी पीछे आया था कि प्राइम मिनिस्टर जो है प्लानिंग कमीशन के अंदर क्या होंगे। इसका आंसर अब आप लोग करेंगे, रिपीटेड क्वेश्चन है। कह रहा है कि विच इज द इंडियन लेबर लॉ एंड सोशल सिक्योरिटी मेजर्स दैट एम्स टू गारंटी द राइट टू वर्क, ठीक है। तो ये कौन सा जो कह रहा है क्या कि विच इंडियन लेबर लॉ एंड, तो कौन सा लॉ है? देखिए आपने इसके बारे में पढ़ा होगा वैसे, मनरेगा जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, वो बेसिकली राइट टू वर्क को इंश्योर करता है। क्लियर है? अच्छा, आप लोग बताएंगे कि ये जो मनरेगा है ये कब बना था, ये फॉर्म कब हुआ था, ठीक है। और आपको पता होगा इसमें 100 डेज जो है वो है ना, वो वर्क दिया जाता है, ठीक है। 100 डेज का वर्क प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, मिनिमम। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ फंडामेंटल राइट अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है ना? राइट टू प्राइवेसी ये तो है 21A में, आपको पता होगा। राइट टू इक्वालिटी है जो आपका आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक तो इसी के बारे में है, ठीक है। राइट टू एजुकेशन भी है ना। सॉरी, ये राइट टू एजुकेशन 21A में होगा। राइट टू प्राइवेसी 21 के अंदर है, सॉरी, ठीक है, ये 21 के अंदर है। राइट टू प्रॉपर्टी आपको पता है कि अब ये फंडामेंटल, तो ये आंसर ये होगा। अब ये पहले ये फंडामेंटल राइट था, मैंने कई बार बताया कि 19(1) का जो आपका एफ है उसके में ये था, ठीक है। लेकिन अब इसको हटा करके 300A जो कि एक लीगल राइट है, ठीक है, वो कर दिया गया। तो ये लीगल राइट है, ये मैंने प्रीवियसली भी डिस्कस किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्या कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एज अ फंडामेंटल राइट जो है वो कौन से आर्टिकल में मेंशन है? तो ये जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है ना, ये आपका आर्टिकल 32 में है। और यहीं पे रिट्स के बारे में आपको पता होगा, है ना, यहीं पे रिट्स के बारे में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डीपीएसपी कौन से आर्टिकल, ये आप लोग बताएंगे, ठीक है। ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं कि डीपीएसपी जो है कौन से सेट ऑफ आर्टिकल्स के अंदर आता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि फिर डीपीएसपी जो है वो कौन से पार्ट में है? अगेन आप लोग आंसर करोगे, ये क्वेश्चन भी आप लोग आंसर करोगे, ये वाला भी, ठीक है। अगला है अगेन ये तो रिपीटेड क्वेश्चन ही लग रहा है, हाँ बिल्कुल ये रिपीटेड है, ये आप बताओगे, ठीक है। अंडर कह रहा है कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स इंश्राइन किया गया? ये भी आप आंसर करोगे, ठीक है। तो इधर बहुत इजी क्वेश्चंस है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फंडामेंटल, अगेन सेम ही क्वेश्चन है, आप लोग करोगे। चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड। अब देखो ये कौन, हमने अभी गवर्नर का जो ये जुडिशियल पावर पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, ठीक है, उनको अपॉइंट गवर्नर करती है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अगला है अकॉर्डिंग, ये लास्ट क्वेश्चन आई थिंक, अकॉर्डिंग टू इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज अ डैश, ठीक है। इंडिया क्या है? कॉमनवेल्थ स्टेट है, फेडरेशन ऑफ स्टेट है,
कॉन्फेडरेशन ऑफ स्टेट है, यूनियन। हमें पता है पहला आर्टिकल जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है वो इसी की बात करता है कि इंडिया दैट इज भारत वो क्या है, हमारा यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ठीक है, क्लियर है। तो आज हमने 92 क्वेश्चंस जो है इस वीडियो में कवर कर लिया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कर लें। ठीक है, आप कमेंट जरूर करें जितने भी क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं, और साथ में वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी इश्यू या कोई भी बात आपको कहनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप किससे रिलेटेड वीडियोस एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप वो भी जरूर मेंशन करें, इससे हमें आसानी होगी। बाकी वीडियोस आपके लिए इसी तरह रेगुलर आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में।